एनर्जी पैक्ड सेशन ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड इसमें मैं एक एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी का कवर करूंगा, एक एक डायग्राम आपका एनसीईआरटी का कवर करूंगा, एक एक पीवाईक्यू नीट में जो आया हुआ है वो कवर करूंगा, जिससे कि इस चैप्टर को करने के बाद अगले 2 घंटे बाद तुम्हारा ये चैप्टर 100% गारंटीड पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद बस तुम्हें मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां पर मेरी बायोहैक लगानी है जो कि मैं फ्री में दे रहा हूं, वहां पर एमसीक्यूज लगाने जो कि मैं फ्री में दे रहा हूं। एंड तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें इस चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम इस चैप्टर के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में बताया था कि किस प्रकार के अलग अलग जीव जंतु हमें मिलते हैं प्रकृति के अंदर, और उन जीव जंतु का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था। अब उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक चीज के बारे में। तो देखो यार, इसको तुम ऐसे समझो, एक कहानी है, ये एक कहानी है जिससे हम सीख रहे हैं कि क्या क्या प्रकार के लोग, जीव जंतु, प्राणी इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। तो यार जैसे मैं हूं, जैसे तुम हो, हमें क्यूरियोसिटी होती है ना कि अच्छा गाय है, भैंस है, और भी है, बैक्टीरिया भी होता है, लेकिन वायरस भी होता है, अच्छा प्लांट भी होता है, अच्छा कुत्ता भी होता है, अच्छा हमारा आर्थ्रोपोड भी होता है, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो ऐसे ये भाई साहब थे, एरिस्टोटल भाई साहब, ठीक है, इनको बहुत क्यूरियोसिटी थी, इनके अंदर वो कीड़ा बहुत ज्यादा था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक कराने की कोशिश करता हूँ यार, बच्चों को दिल पे मत लिया करो मेरी बातों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई को ऐसा फन देखें, हम ऐसा स्ट्रेस ना देखें। क्योंकि मैं जब पढ़ता था, मैं खुद नीट ऑल इंडिया रैंक 223 मेरी आई थी। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पार्थ गोयल मेरा नाम है। तो जब मैं पढ़ता था तो यार मैं ये सोच के नहीं पढ़ता था कि यार आज पढ़ना, आज पढ़ना, आज पढ़ना है और ये कितना स्ट्रेस हो रहा है। मैं पढ़ता था यार आज मजा करेंगे, आज बढ़िया सी चीजें सीखेंगे और फन करेंगे लाइफ में यार। क्योंकि स्ट्रेस लेके दुनिया का कोई भी काम नहीं होता। हमेशा हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमें ये चीज अचीव करनी है, आज का दिन का हमारा टारगेट ये है, और फिर वो चीज पे हमें लग जाना है, और जितना हम फन कर सके इन बिटवीन कोई बुरा नहीं होता है। तो एरिस्टोटल जो हमारे फादर बोले जाते हैं, बायोलॉजी के पिताजी हैं, पापा हैं ये। तो ये जो पापा है हमारे, इनने जो है ना सबसे पहला अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन का। सबसे पहली बार एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की कोशिश करी थी। क्योंकि इनके पहले लोग जो क्लासिफिकेशन तो करते थे, लेकिन वो क्या गलती करते थे, वो करते थे ऑन द बेस ऑफ यूज, कि साहब ये जो है ना, ये बैल है, ये हमारे चराने के काम आता है, ठीक है, ये हमारा मुर्गी है, इसको खाने के काम आता है, ये हमारा कुछ है प्लांट है, ये खाने के काम है, जड़ी बूटी के प्लांट ये 4 हैं, ये खाने के प्लांट ये 4 हैं। तो ऐसे अलग अलग ऑन द बेस ऑफ यूज उन्होंने क्लासीफाई कर दिया, जो कि उनके काम आता था। लेकिन दैट्स नॉट हाउ यू हैव टू क्लासीफाई, बिकॉज दैट्स नॉट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक बेसिस हमारा डील करता है when we put similar kind of plants, similar kinds of animal in a same category and now more on evolutionary relationship। क्योंकि अब हम सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि क्या इनके डेवलपमेंट जैसे एक जैसा होता है, क्या ये एक प्रकार के रिलेटिव से बने हैं, ठीक है। ये बात आप इवोल्यूशन में और अच्छे समझोगे, आप क्लास 12th में आओगे। बट एनीवे, हम अभी बात कर रहे थे इन भाई साहब की। तो उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, और ये क्या था, बाय मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। समझेंगे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इन्होंने मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके प्लांट को क्लासिफाई किया ट्रीज, शब्स और हाउस में, ठीक है। 3 प्रकार से इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। जबकि जो एनिमल थे, इन्होंने 2 प्रकार से क्लासिफाई किया। पहला जिसमें रेड ब्लड है, और दूसरा जिसमें रेड ब्लड नहीं है। बट ये एक बहुत ही सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था इसका। आज के समय में हम जितनी चीजें जानते हैं एनिमल्स प्लांट के बारे में, इन भाई साहब कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने जितना दिखा उतना उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। पर इन भाई साहब की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सोचा कि एक साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, यही इनकी काबिलियत थी। इसके बाद आए हमारे लीनियस साहब। इनके बारे में हमने बताया था कि ये हमारे बड़े ही तगड़े बंदे थे, क्योंकि इनको वैसे उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कि साहब एक चीज का नाम के अंदर 2 नाम आने चाहिए, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका। लेकिन बाद में इनको चाहिए था यार मेरा नाम तो आया ही नहीं तो ये क्या करते थे, मैग्नीफेरा इंडिका लिन लिख देते थे और बायनोमियल क्लासिफिकेशन आए भाड़ में। तो ऐसा काम ये करते थे
बट एनीवे इन्होंने भी बहुत दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि यार देखो, हमें मोर और लेस दो प्रकार के लोग मिलते हैं दुनिया के अंदर। एक होते हैं प्लांट्स, है ना, एक होते हैं जानवर, जैसे तुम जैसे। तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया। अब इसका क्राइटेरिया क्या रखा इन्होंने? तो इन्होंने बोला कि प्लांट्स वो हैं जिनमें सेल वॉल है और एनिमल्स वो हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है। इतनी सी बात बोली इन्होंने। तो प्लांट्स के अंदर कौन कौन आ गए? बैक्टीरिया आ गए, डायनोफ्लैजिलेट आ गए, फंजाई आ गया, क्राइजोफाइट्स आ गया। एनिमल्स के अंदर कौन कौन आ गए? प्रोटोजोआ आ गए, पोरेफेरा आ गए, और जितना एनिमल क्लासिफिकेशन पर पढ़ते हैं। तो इन्होंने ऐसे दो किंगडम दे दिए, बट क्या ये सही था? क्या ये करना सही था? तो इनकी समझ के हिसाब से उन्होंने दे दिए। इनको क्या पता था कि फंजाई होता है, इनको क्या पता था यूग्लिना होता है, इनको क्या पता था कि ये सब रिलेटेड होते हैं। तो इन्होंने, इनके जो क्लासिफिकेशन था इसके बहुत सारे डीमेरिट्स थे। क्या डीमेरिट्स थे? कि बहुत सारे लोग, इन्होंने क्या क्लासिफाई नहीं किया बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट, बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बिटवीन नॉन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। इसके बीच में तो क्लासिफाई ही नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि साहब बहुत सारे यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में मिल रहे हैं, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों में मिल रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? तो ये एक दिक्कत आई। ऊपर से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दोनों कैटेगरी के अंदर फॉल ही नहीं कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये इनएडिक्वेट पाया गया, लेकिन बहुत टाइम तक लोग सोचते रहे कि अब करें क्या। तो ये चलता रहा था, लेकिन इनएडिक्वेट पाया गया था क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो इसके बाद बहुत समय बाद एक विट्टेकर जी आए। क्या नाम था? R.H. विट्टेकर। ऐसे दिखते थे, है ना, हैंडसम बॉय। तो विट्टेकर जी हमारे हैंडसम बॉय थे। इन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, लिनियस जी आप गलत हैं, मैं दूंगा क्लासिफिकेशन। और सोचो तब जाके 1969 में, तब जाके आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो आया था। कितना समय लगा इंसानी दिमाग को समझने में, जबकि इस टाइम पर तो कितनी सारी चीजें बन रही थी, है ना। तो ये 1969 में आए, 1969 याद रखेंगे, ठीक है। तो विट्टेकर जी 1969 में पैदा हुए थे, है ना। 69 वर्ड तो आपको पता ही होगा, सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया? 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने बोले कि 5 कैटेगरी बताता हूं मैं, 5 कैटेगरी। अच्छा, तो इनकी जो 5 कैटेगरी थी वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? क्या क्राइटेरिया लिया था इन्होंने? जैसे लिनियस ने तो क्या लिया था? सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट। इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया? तो इन्होंने 5 क्राइटेरिया लिए। 5 वर्ड से बहुत ऑब्जेक्ट थे ये, तो इन्होंने 5 क्राइटेरिया लिए। अब 5 क्राइटेरिया को इनको कैसे याद रखें, क्योंकि नीट में आ चुका है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं पिंक कलर में या रेड कलर में, वो सारे के सारे वो पॉइंट्स होते हैं, नीट में आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। तो आपको जब मैं वो पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो सर ये बताइए कि ये 5 पॉइंट हैं क्या, कैसे याद रखें इनको? तो देखो यार, तुम अभी हो बच्चे, तुम्हारी उम्र होगी 16, 17, 18, 19, 20। अब तुम्हारी कभी ना कभी तो शादी होगी। अब शादी होगी तो तुम जब जाओगे शादी करवाने, तो तुम्हारे बारे में क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? सबसे पहले तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर कैसा है, तुम इंसान हो या जानवर हो, ह्यूमन सेल पाए जाते हैं या फिर कुत्ते के सेल पाए जाते हैं। सही बात है क्या? दूसरी बात क्या देखी जाएगी? तुम्हारी बॉडी है क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है तुम्हारा, है बॉडी बनी रखी है कि नहीं बनी रखी? क्योंकि बेटा आजकल बॉडी वाली लड़के पसंद है लड़कियों को, ठीक है। तीसरी बात क्या मिलेगी? तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वेज हो या नॉन वेज हो। सही बात है क्या? सही बात बोल रहा हूं क्या? चौथी बात क्या होगी? रिप्रोडक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात बताओ बेटा, अगर तुम रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकते तो शादी किस बात के लिए कर रहे हो? सही कह रहा हूं क्या मैं? पांचवी बात क्या बताई जाएगी? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आपके चाचा ताऊ कौन है, पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या? तो इसी तरीके से इसको हमें याद रखना है
ये है हमारा क्राइटेरिया जिसके थ्रू जो हमारे विटेकर साहब थे, इन्होंने ये पूरी 5 हमारे किंगडम बनाए थे। ठीक है, अब यहां पर एक नोट हमें देना है। नोट से पहले कोई चीज जानते हैं कि विटेकर साहब को भी ना एक साहब आए फिर उनके बाद, जिनका नाम था कार्ल बूच। उन्होंने कहा विटेकर साहब आप भी बेवकूफ हो, हम बताएंगे एक्चुअल क्लासिफिकेशन क्या है। उन्होंने कहा कि विटेकर साहब आप गलत बोले, एक्चुअली में होना चाहिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि 3 डोमेन सिस्टम के अंदर आता है। ये बोलता है कि जो बैक्टीरिया है, जब तुम आगे अभी पढ़ाऊंगा तो बैक्टीरिया के अंदर 2 होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। तो इन्होंने बोला कि ये इतने ज्यादा डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है कि इनको हमें एक एक किंगडम ही दे देना चाहिए। तो जब बैक्टीरिया के अंदर जो 2 चीजें पाई गई, उन दोनों को अपन ने किंगडम दे दिया, तो फिर टोटल कितनी किंगडम हो गए? 6 किंगडम हो गए। अब इन्होंने बोला कि ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इतने अलग अलग हैं कि आप ना इनको 3 डोमेन में बांटो। किसको क्या बांटो? देखो, पहला डोमेन क्या? आर्किया। आर्किया क्या नाम है? आर्किया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? आर्की बैक्टीरिया आ जाएगा। दूसरा डोमेन क्या? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? पूरा यू बैक्टीरिया आ जाएगा। और जो तीसरा डोमेन है उसके अंदर क्या आएंगे? हमारे सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल आएंगे। कौन से आएंगे? यूकैरियोटिक सेल आएंगे। इस तरीके से उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया। किसने? कार्ल बूच ने दिया। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से बांटा। इन्होंने क्यों बांटा मोनेरा को 2 पार्ट में, बैक्टीरिया को क्यों बांटा 2 पार्ट में? क्योंकि उन्होंने बोला कि इनमें 16S आरएनए का डिफरेंस है। ठीक है, तो 16S आरएनए का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इनमें डिफरेंस है, इसलिए इसको 3 भागों में बांटो। हालांकि इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, अभी भी हम यूजुअली विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, नीट में भी आ चुकी है, आपको पता होना चाहिए कि जब आर.एस. विटेकर जी ने अपना दिया पूरा का पूरा प्लान, तो फिर प्रोटिस्टा जो उन्होंने किंगडम बनाया उसके अंदर बहुत तगड़ी चीज देखी गई कि कुछ तो उसके अंदर प्लांट से उठ के ऑर्गेनिजम्स आ गए और कुछ एनिमल से उठ के ऑर्गेनिजम्स आ गए। मतलब कि प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड कोरेला जो कि एल्गी में थे पहले, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा जो कि एनिमेलिया में थे पहले, और क्लेमाइडोमोनास और कोरेला में सेल वॉल थी और इन दोनों में नहीं थी। तो मतलब कि सेल वॉल जिसके बेसिस पे लिनियस ने क्लासिफाई कर दिया था, वो तो अब इसकी वैल्यू ही नहीं बची, क्योंकि एक ही किंगडम के अंदर विदाउट सेल वॉल एंड विद सेल वॉल आ गए। मतलब कि इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ज्यादा था कंपेयर टू जस्ट लुकिंग एट द सेल वॉल। इसको हम और डिस्क्रिप्टिवली समझते हैं अभी। तो देखो क्या है, 5 किंगडम बनाए। 5 किंगडम फिर भैया आपने बोला कि किस बेसिस पे बनाए, तो मैंने अभी जो आपको बताया ना, ऑलमोस्ट वो ही चीज है। पहला क्या है? सेल टाइप। सेल टाइप क्या है? मोनेरा के अंदर है केवल प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक। क्या प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स भी मिलते हैं? कमेंट में बताओ, क्या मिलते हैं? नहीं मिलते जी, नहीं मिलते। दुनिया में जितने भी यूप्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, सारे सारे कहां आते हैं? मोनेरा के अंदर आते हैं। दूसरी बात, सेल वॉल की जब बात करते हैं तो सेल वॉल मैंने आपको क्या बोला कि देखो एनिमल्स में तो एब्सेंट थे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हमें। बाकी सब में प्रेजेंट है, लेकिन सब अलग अलग प्रकार की हैं। अगर मोनेरा की बात करी जाए तो इसमें सेल्यूलोज नहीं है, नॉन सेल्यूलोजिक है। इसके अंदर क्या है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। अभी बस इतनी याद रखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। क्या प्रोटिस्टा में सेल वॉल है? मैंने आपको बताया था, हाँ, प्रोटिस्टा में क्या आता है? क्या आता है? क्लेमाइडोमोनास, क्रोलेला, जो कि क्या है? जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ लोगों में प्रेजेंट है। क्या फंजाई में सेल वॉल है? बिल्कुल, फंजाई के अंदर एक स्पेशल हमारे को सब्सटेंस देखने को मिलता है, काइटिन। ये फंजाई में पाया जाता है और इसकी सेल वॉल बनाता है। क्या प्लांटी में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्लांटी में प्रेजेंट है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है जो कि पॉलीमर है ग्लूकोज का, जिसके बारे में आपको आगे मैं बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा। अच्छा,
तो भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर ले, सिंपल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट, तो ये सिंपल हो गया। भैया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बताओ तो देखो यार, ये सारे मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, दो ये लोग यूनिसेलुलर है, बाकी सब क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। ये एक तरीके से एक रिवॉल्यूशनरी तुम्हें दिख रहा होगा कि किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है, कैसे लाइफ बन रही है, कि लाइफ सबसे पहले बनी एज अ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, फिर लाइफ में क्या हुआ, फिर लाइफ में चेंज आया, फिर लाइफ कैसे हुई, यूकैरियोटिक हो गई लेकिन यूनिसेलुलर, फिर वो और एडवांस हुए, फिर वो क्या हुए, फिर वो बने मल्टी सेलुलर लेकिन लूज टिश्यू। कैसे लूज टिश्यू बना, मतलब टिश्यू बनने की कोशिश चल रही है बट लूज है। फिर थोड़े और एडवांस हुए तो क्या हुआ, प्रॉपर टिश्यू और ऑर्गन देखने को मिल गए प्लांट के अंदर। एंड फिर थोड़े और एडवांस हुए तो इंसान बन गए, है ना, इंसान बन गए, मतलब टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब देखने को मिल गया। क्या क्या हुआ, सब देखने को मिल गया, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा जाए तो देखो मोनेरा है, तो मोनेरा में हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर मोनेरा आर क्या, हेटेरोट्रॉफिक। बट ऑटोट्रॉफ भैया आपने बोला तो कैसे देखने को मिलेगा, तो मतलब ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, खुद का खाना बनाने वाला, इतना तो पता होगा यार, है इतना तो पता होगा अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो। अब खुद का खाना कैसे बनाया जाए, तो या तो सनलाइट एनर्जी दे, या फिर आसपास की चीजों से, कि हाँ भाई ये बायो है क्या, इसको खा लेता हूं कुछ एनर्जी तो मिल जाएगी। सही बात है क्या, सही बात है क्या। तो ऐसे दो प्रकार के मिले, या तो कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक। इधर एक चीज समझना आपको जरूरी है, क्योंकि कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से उसको ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी निकाल ले, मतलब एक तरीके से उसको जला दे। ऑक्सीडाइज मतलब किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करना मतलब जलाना होता है, कॉमन अगर हम एनालॉजी समझे उस चीज की तो ये ऐसे ही चीजों को जलाता है, कि भाई जैसे बायोहैक है, इसको मैंने जला दिया तो इसके अंदर एनर्जी निकलेगी ना, हीट निकलेगी, इसके अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो एनर्जी निकलेगी। ऐसी चीजों को बैठ के जलाता रहता है कौन, कीमोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक मतलब भाई साहब लाइट से सिंथेसिस करना, सिंपल बात हो गई। अब हेटेरोट्रॉफिक में क्या आएंगे, हेटेरोट्रॉफिक में या तो सेप्रोफिटिक आएंगे। सेप्रोफिटिक क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक जो मटेरियल होता है, डेड मटेरियल, उसको ऑक्सीडाइज करके उसको तोड़ते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करते हैं। यहां पे फर्क समझना, कीमोसिंथेटिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करता है, इनऑर्गेनिक, जैसे कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन सेप्रोफिटिक क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे बायोहैक क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि किससे बना है, पेपर से बना है। पेपर क्या, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लेकिन कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब अमोनिया, नाइट्राइड्स, है ना, नाइट्रेट्स, तो इन लोगों को ऑक्सीडाइज करेगा, ये पता होना चाहिए। एंड इसके बाद पैरासिटिक हो सकता है, जैसे कि तुम्हारे में कीड़े लग जाते हैं, है ना, जैसे कई सारे बच्चों के अंदर कीड़े होते हैं, कीड़ा होता है, तो ये कीड़े वही होते हैं, क्या होते हैं, ये बीमारी कॉज करते हैं। अब आते हैं हम प्रोटिस्ट पे। तो भैया प्रोटिस्ट, क्या प्रोटिस्टा खुद का खाना बना सकता है? भैया आपने बोला था प्रोटिस्टा के अंदर दो ऐसे लोग आते हैं जो कि पहले एल्गी में रखे गए थे। क्या बोला, सही बोला क्या, बोलो हाँ या ना बोलो। तो भैया इसका मतलब यार प्रोटिस्टा खाना बना सकते हैं। पर आपने क्या बोला था भैया, भैया आपने बोला था कि ना ऐसे भी लोग हैं जो कि एनिमेलिया से प्रोटिस्टा में आए थे, तो क्या ऐसे भी है जो खाना नहीं बना सकते? तो बिल्कुल सही बात है। तो मतलब क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, सबका मिलाव है, तो इसके अंदर सब कुछ होता है। दुनिया की सारी अच्छी चीजें बुरी चीजें प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगी, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी होगा और हेटेरोट्रॉपिक भी होगा। बस ऑटोट्रॉपिक में ये कीमोसिंथेटिक नहीं होगा, ये फोटोसिंथेटिक ही होगा केवल। ये बात आपको समझ में आई क्या? फिर भैया फंजाई पे, तो फंजाई क्या है, इसका सिंपल काम है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बोलता है देखो मैं हूं हेटेरोट्रॉपिक और मैं सड़े गले मटेरियल पे या फिर पैरासिटिज्म, दो ही चीजें करता हूं, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। और सड़े गला मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक डेड मटेरियल,
ठीक है जी। प्लांट की बात करें तो ये क्या करता है, ये तो ऑटोट्रॉपिक है, सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और सारे एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और या तो होलोजोइक, होलोजोइक मतलब होता है पहले खाया फिर पचाया, पहले खाया फिर पचाया। सेप्रोफिटिक मतलब कि जो डेड मटेरियल है उसी को ऑक्सीडाइज करके अपना व्यवस्था बनाते हैं। अब आते हैं हमारी पहली किंगडम पर, जिसका नाम क्या है, मुनेरा। तो मैं जहां रहता हूं ना वो है ग्वालियर शहर, एंड मेरे शहर के बगल में एक और शहर है, उसका नाम है मुरैना। ठीक है, मुरैना है। तो मैं जब छोटा था, क्लास 11 में था, तो एक बार ऐसे मुरैना की गजक करके मेरे घर पे पड़ी थी। तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, मैंने कहा यार अभी किताब में पढ़ा था मुरैना, मुनैरा पढ़ रहा था, ये मुनैरा की गजक कैसे बन गई। तो मैं कंफ्यूज हो गया ये चल क्या रहा है। फिर मुझे पता चला यार वो उसमें स्पेलिंग में फर्क है, वो होता है मुरैना, मुरैना जो भी होता है ना, और ये है मोनेरा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मुरैना मुनैरा में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर हैं, किसके, मुनैरा के, किसके, मुरैना के नहीं, मुनैरा के। और दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, इसके भांति भांति प्रकार के, जैसे तुम भांति भांति प्रकार के हो, ऐसे ये भी भांति भांति प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि वास्ट मेजॉरिटी क्या है, वो स्विच ऑफ मार दो इसको। लेकिन मैंने आपको बोला था कि लेकिन मैंने वो आपको बोला था कि वास्ट मेजॉरिटी क्या है, हेटरोट्रॉप्स है। बैक्टीरिया 4 प्रकार के शेप में आते हैं, कैसे, वो आपको दिखाता हूं। देखो सामने के सामने देखो, या तो छोटे छोटे गोले जेम्स खाते थे ना बचपन में, वैसे, तो इनको क्या बोलते हैं हम, कोकाई, नाम से मैंने कोकाई। या फिर इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो बेसिलस। ठीक है, बेसिलस, सॉरी इसको हम बोलेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट को। इसको हम बोलेंगे स्पाइरेला, याद रखें, स्पाइरेलम नहीं, स्पाइरेलम मतलब कि वन, और लीला मतलब खूब सारे। अब इसके अंदर ये जो हमारी लेबलिंग है ना, ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी इस चीज को क्या कहता है। क्या एनसीईआरटी इसको सिलिया कहता है, बताओ, नहीं, एनसीईआरटी इसको कहता है फ्लैजिला, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाई जाती है। क्या पाई जाता है, फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है भैया, ये क्या है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं बेसिलाई। ठीक है, बेसिलाई शेप है, और इसके अंदर ये जो लेबलिंग करी गई है एनसीईआरटी द्वारा, इस चीज को क्या बोला गया है, इस चीज को बोला गया स्पोर। ठीक है, और ये तो हमारे कॉमा शेप्ड है। कॉमा शेप्ड क्या होता है, कॉमा शेप्ड, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, कॉमा शेप्ड, इसको विब्रियो बोला जाता है इस कैटेगरी के वायरसेस को। तो मैंने आपको बता दिया, कोकस, बेसिलस, स्पाइरेलम, विब्रियम, ये सब सिंगुलर वर्ड्स हैं। इसी को अपन कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो और स्पाइरेलाई बोल सकते हैं। और ये इनका शेप होता है रॉड शेप, स्पाइरल शेप, कॉमा शेप, स्पेरिकल शेप। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था मोनेरा, क्या नहीं है, मुरैना नहीं है, मोनेरा है। तो ये जो है ना एक्सट्रीम हॉट हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, हर जगह पाए जा सकते हैं, हर जगह एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, जहां इनको कुछ तो भी मिले वहां जाके घुस जाते हैं ये। और ये इसी बात की इनकी सबसे खूबसूरती है कि इनकी शक्ल तो इतनी खूबसूरत नहीं है, बट ये खूबसूरत इस बात के लिए है कि ये सिंपल इन बिहेवियर, सॉरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स। कई सारे तुम्हारे दोस्त भी ऐसे होंगे, सिंपल है स्ट्रक्चर, सिंपल है उनका, लेकिन बिहेवियर एकदम कॉम्प्लेक्स, है ना, कभी पागल हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कुछ तो भी करने लगते हैं। तो ऐसे ही ये बैक्टीरिया भी हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया हैं। और बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब सोचो एक छोटा सा कीड़ा
सबसे सिंपल चीज है दुनिया की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सिंपल चीज, लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये दिखाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के रिएक्शन जो कभी देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई, वो एक छोटे से बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी इवोल्यूशन होता है, बहुत जल्दी जल्दी इनके अंदर चेंजेस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, जिससे कि इवॉल्व करते जाते हैं और खुद को रेजिस्टेंट बनाते जाते हैं। स्पेशली अभी देख रहे हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जमाना चल रहा है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में। लेकिन अगर मैं बताऊं तो बैक्टीरिया क्या होता है, जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। तो क्या होता है, उसके बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं, तो फिर उसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं और फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके अलग अलग मोर्फोलॉजी मिलती है। तो इस वजह से बैक्टीरिया एक बड़ा तगड़ी सी चीज है। अब सर आपने बताया आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिवाइडेड होता है, तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है यू बैक्टीरिया से? तो आर्की से मतलब क्या समझ में आ रहा है? आर्की मतलब पुराना, और पुराने लोग क्या होते थे, दमदार होते थे क्या? सही बात बोल रहा हूं क्या? पुराने लोग होते थे दमदार, ऐसी आर्की बैक्टीरिया पापा है बैक्टीरियाओं का भी, ये सबसे दमदार आदमी है, इससे ज्यादा दमदार आदमी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यही वो बैक्टीरिया है जो सबसे हार्श एनवायरनमेंट में रह सकता है। क्यों भैया? क्योंकि इसके अंदर जो सेल वॉल है, इसके जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का बनाया है कि इसको आग में भी डाल दो तो भी जिंदा रह जाएगा, ऐसा सेल वॉल स्ट्रक्चर है इसका। मतलब गर्म से गर्म एरिया में, ठंडे से ठंडे एरिया में, मार्शी से मार्शी एरिया में, एसिडिक से एसिडिक एरिया में ये बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। क्यों भैया? कैसी इसकी सेल वॉल है? ब्रांच चेन लिपिड एंड एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था प्रोटीन प्लस ग्लाइकन्स, पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, मुनेरा में, आपको बताया था मैंने टेबल के अंदर। लेकिन साहब वो एब्सेंट होती है भाई साहब के अंदर। तभी इनको एक नया किंगडम देने की बात चल रही थी कि इनको अलग रखो भैया, ये अलग हैं, है ना, ये भाई साहब अलग हैं, इन्हें हमारी बिरादरी में मत रखो, ऐसा बोला गया, क्योंकि इनके अंदर ब्रांच चेन लिपिड की सेल वॉल होती है और पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। तो भैया आपने बताया किस 3 प्रकार के हैबिटेट में रह सकते हैं? एक्सट्रीमली सॉल्टी मतलब हेलोफाइल्स, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जगह, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और मार्शी एरिया, खूब सारा मॉइस्चर है। अपन जाओ मॉइस्चर में, है ना, मुंबई जाओ तो पागल हो जाते हैं, अरे कितना मॉइस्चर है, चिपक रहा है। ये भाई सब मार्शी से मार्शी एरिया में, सबसे मार्शी क्या इनके लिए? काउडंग में मिलते हैं। तो मेथेनोजेंस हमारे काउडंग में मिलते हैं। और गट ऑफ मैनी रूमिनेंट्स में मिलते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो। एंड इनका काम होता है बायोगैस प्रोडक्शन, जो कि हमारे आज के ज़माने में बहुत काम आता है एज अ फ्यूल, जो कि मीथेन वगैरह ये सब काम आते हैं। ठीक है, तो मेथेनोजेंस क्या है भैया? ये कीमो ऑटोट्रॉप्स है। ये क्या है? ये कीमो ऑटोट्रॉप्स है, ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करती है। अच्छा भैया, ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने आपको बताए, सारे के सारे नीट में आ चुके हैं। तो ये बहुत ध्यान से आपको सुनने थे, जिन्होंने सुने बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया पे। तो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो रिजिड है, अच्छी है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, और इसके पास फ्लैजिला भी होता है अगर ये मोटाइल होता है तो। 2 तरीके होते हैं, या तो ऑटोट्रॉप होंगे, हेटेरोट्रॉप होंगे। ऑटोट्रॉप होंगे तो फोटोसिंथेटिक होंगे या कीमोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक के एग्जांपल जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता था, पहले ये एल्गी की क्लास के अंदर आता था, लेकिन फिर इसको समझा गया कि ये तो प्रोकैरियोटिक है, तो इसको मुनेरा में रखो। एंड लेकिन तब भी तुम सोचो कि इसका जो क्लोरोफिल ए है, ये ग्रीन प्लांट्स के जैसा सिमिलर है, मतलब ये कहीं ना कहीं वो लिंकिंग, क्या बोलेंगे कि एक लिंक था बैक्टीरिया से, जब मुनेरा से जब प्लांट बना होगा उसके बीच का लिंक। वो पहला आदमी था ये जिसने फोटोसिंथेसिस करना चालू किया, वो पहला इंसान था जो कि सोचा कि यार सनलाइट से भी तो एनर्जी बना सकते हैं। सही कह रहा हूं क्या मैं? सोचो कितनी बड़ी सोच है ये, कि वो एक अंधेरे वाली जगह पे था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर एक बैक्टीरिया उठा कि नहीं, मैं जिंदा रहूंगा अपने बल पे, मैं इस सूर्य देवता की किरणों से खुद को जिंदा रखूंगा। ये वो इंसान था, और इसने क्लोरोफिल ए का जन्म दिया, जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी,
है ना। आज हम इतने बड़े हो गए, खुश होके घूमते फिरते हैं, है ना। अगर ये सोच ही नहीं होती, अगर साइनोबैक्टीरिया ने चीज नहीं सोची होती तो आज कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम क्या, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका तुम्हें नमन करना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया को सभी लोग नमन करेंगे। जय हो साइनोबैक्टीरिया की, कि आप पैदा हुए और आपने इस दुनिया को जन्म दिया बाय ब्रिंगिंग क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर, या तो अकेले घूमता है ना, या फिर कॉलोनी में घूमता है खूब सारे अपने दोस्त यार लेके, या फिलामेंट बनाता है कि भाई साहब फिलामेंट बनाएंगे, है ना। एंड ये मरीन, फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल एल्गी है। ये जो कॉलोनीज होती है इसकी, ये जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ या फिर म्यूसिलेजिनस शीथ, जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया है कि म्यूसिलेजिनस शीथ इसको कवर करता है। उसी को एनसीईआरटी कहती है कि जेलेटिनस शीथ इसको कवर करता है। एंड ये ब्लूम्स बना देता है पॉल्यूटेड वाटर में। क्या बना देता है, ब्लूम्स बना देता है पॉल्यूटेड वाटर में। अब ये जो बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। तो डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर ना एक सेल मिलता है, एक डिफरेंट टाइप का सेल मिलता है जिसको बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। क्या बोला जाता है, हेट्रोसिस्ट। एंड ये क्या कर सकते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर पाते हैं। सोचो, अभी तो हम बात कर रहे थे कि ये सनलाइट को फिक्स करते, अब साथ में एक और इनके अंदर बादशाह पैदा हो गए, भैया पैदा हो गए, जिनका नाम है हेट्रोसिस्ट, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे सोचो नाइट्रोजन N2 जिसको तोड़ना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन N2 इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। क्योंकि इसके क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं इसके पास। इन तीनों बॉन्ड को तोड़ना बहुत दुनिया का बहुत बड़ा काम है, जिसको केवल कुछ ही लोग कर पाते हैं। और यही सारा जन्मदाता है प्रोटीन का, जो आजकल चल रहा है ना कि प्रोटीन खाओ बॉडी बनाओ। अगर ये नाइट्रोजन फिक्स करना नहीं आता तो कोई प्रोटीन नहीं, कोई बॉडी नहीं, समझ गए। तो ये जो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं, इनको तोड़ पाने का काम ये हेट्रोसिस्ट ने चालू किया और दुनिया बदल दी। क्या बदल दी, दुनिया बदल दी। और ये हेट्रोसिस्ट हमें मिलता है एनाबिना और नॉस्टॉक के अंदर। किसके अंदर, एनाबिना और नॉस्टॉक के अंदर। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, मैंने आपको बताया था केमिकल एनर्जी को भी यूज करके, अगर ऑटोट्रॉप है वो, तो केमिकल एनर्जी को भी यूज करके ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। देखो मैंने आपको बहुत बताया, सेप्रोफिटिक भी एक्चुअली कीमो का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स आसपास जो भी चीजें ऑर्गेनिक डेड मैटर उसका यूज कर रहे हैं। उनको ऑटोट्रॉप क्यों नहीं बोला गया, इनको क्यों ऑटोट्रॉप बोला गया, क्योंकि ऑटोट्रॉप मतलब वो होता है जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर विदाउट एनी हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ऐसा पॉइंट बता रहा हूं, किसी को नहीं पता ये बात, कोई इतना डीपली नहीं सोचता। मतलब कि आज अगर मैं इस बैक्टीरिया को उठा के प्लूटो पे डाल दूं, उठा के मार्स पे डाल दूं, तो मार्स पे तो कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर कब बनेगा, जब लाइफ होगी, वहां तो कोई प्लांट ही नहीं मिलता। तो भी ये बैक्टीरिया अपना काम कर सकता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन जैसी गैसेस से, इन जैसी चीजों से जो कि मिल जाते हैं इजीली, अलग अलग प्लेनेटों पे मिल जाती हैं, उनसे ये एनर्जी बना सकता है और खुद का खाना पाना बना सकता है और रिसाइकिल कर देता है ये उन गैसेस को वापस से। एक रिसाइकलिंग के भी काम आता है, मिनरल रिसाइकलिंग के। कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब के रिसाइकलिंग में भी ये काम आता है। तो ये बात बहुत बड़ी बात है। और ये जो चीज है ये बहुत तगड़ी चीज है कीमोसिंथेटिक, कि जो है ना केमिकल्स से अपना जीवन चला पाना बिना लाइट एनर्जी के, बिना किसी ऑर्गेनिक मैटर के। तो ये हमारे एनाबिना है, ठीक है। एनाबिना, नॉस्टॉक है ये, है ना। नॉस्टॉक है, ब्लू ग्रीन एल्गिन को बोला जाता है। एनाबिना नॉस्टॉक मारिया करो, ठीक है। और ये जो शीत है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम म्यूसिलेजिनस शीत। यहां पर हमें एक और डायग्राम मिल रहा है जो कि एनसीईआरटी का है, जिसमें कि शो किया जा रहा है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
बैक्टीरिया ने बनाने की कोशिश करी, क्योंकि बैक्टीरिया को भी चाहिए था कि यार जितना ज्यादा हो सके वेरिएशंस पैदा हो, जल्दी पैदा हो, है ना। उसको भी अपने कोई महिला मित्र मिले या पुरुष मित्र मिले जिसके साथ वो अपना समय व्यतीत कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का डीएनए एक्सचेंज करेंगे। यही इतना ही कर पाए बेचारे। तो ये करने की कोशिश करी इन्होंने, इसका नाम किया कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये दिखाया जा रहा है एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर। ये डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, ये नॉर्मल सी लेबलिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये डीएनए है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई। तो इस टाइप की चीजें बैक्टीरिया में मिलती है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है, जो आगे बताऊंगा। अब मैंने आपको बताया था कि देखो सारी बातें एक तरफ, लेकिन भाई साहब जो मजा फ्री का खाने में है भंडारे में खाने में है, वो कहीं नहीं। तो भंडारे वाले कौन है हमारे? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट, है ना। इनको कोई मतलब नहीं दुनिया से, ये कहेंगे यार जो मिलेगा वो खाएंगे, फ्री का खाएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और ये मोस्ट अबंडेंट है, इंडिया में भी सबसे ज्यादा यही है। सही कह रहा हूं क्या मैं? तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पे ये लोग खाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। ये किस काम आते हैं? ये कर्ड बनाने के काम आते हैं। काम के भी ये लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। भंडारा खाने वाले लोग ऐसा नहीं है बेकार होते हैं, काम करवाओ तो काम भी बहुत बढ़िया करेंगे। क्या काम करेंगे? कर्ड बना देंगे, एंटीबायोटिक बना देंगे, नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे लेग्यूम में, लेग्यूम रूट्स में। याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। नाइट्रोजन फिक्स मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है? कौन फिक्स करता है? हेटेरोसिस्ट फिक्स करता है। सबसे पहले हेटेरोसिस्ट ने सीखा, ब्लू ग्रीन एल्गी ने सीखा कि नाइट्रोजन फिक्स करना आना चाहिए दोस्त, है ना। वो तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता था, लेकिन N2 को उठा के फिक्स कर देता था। ये भी फिक्स करता है, लेकिन ये लेग्यूम में फिक्स करता है, क्योंकि इसको बदलने में कुछ चाहिए होता है, फ्री में काम नहीं करेगा। तो ये कहता है लेग्यूम से, बेटा ऐसा है, मुझे खाने पीने का दो, मैं आपका काम करूंगा, आपको खूब सारा नाइट्रोजन फिक्स कर करके देता रहूंगा और आप अपना ग्रोथ करते रहो। तो इतनी सी बात। इसके बाद ये साले पैरासिटिक भी होते हैं, जो फ्री में भंडारा में खाते हैं। वो चोर भी आते हैं वहां तो खाने। तो चोर कौन कौन है? जो कोरेला कराता है, टाइफाइड कराता है, टिटनस कराता है, सिट्रस कैंसर कराता है, ये जितने बैक्टीरिया हैं ये सारे चोर हैं। और इनको आप याद रख सकते हो निमोनिक टीसी से। टीसी लेने जाते हैं ना सारे सारे चोर, तो टीसी मतलब टीसी स्क्वायर, मतलब टाइफाइड, टिटनस और कोरेला और सिट्रस कैंसर। समझ में आई क्या बात? इतनी मजा आ रहा है क्या? लाइक ठोको, अगर मजा आ रहा है तो ठोको लाइक। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। भाई साहब बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, इसकी प्रेम कथा कैसी है? तो देखो इसकी प्रेम कथा में सबसे पहले तो ये फिजन कर देता है। कैसे करता है कि एक से भले दो हो जाते हैं। सही कह रहा हूं क्या? या फिर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये स्पोर बनाता है। याद रखेंगे, बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन, नॉट इन फेवरेबल कंडीशन। लेकिन आगे कई सारे अपन ऐसे प्राणी भी पढ़ेंगे जो कि फेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं, इनका नेचर है स्पोर बनाना। तो साहब ये स्पोर बनाते हैं कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड की इनकी वॉल होती है, काफी अच्छा स्पोर होता है इनका। बट जो इनकी प्रेम कथा एक्चुअल होती है कॉन्जुगेशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चाहने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि ये कुछ टाइम के लिए जुड़ते हैं दूसरे बैक्टीरिया से और आपस में डीएनए एक्सचेंज करते हैं। इसमें कोई भी तरीके का ना नया बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता है, ये बस आपस में अपना डीएनए की आई जैसे बचपन में होता था ना कि यार तेरे पास कौन सी हॉट व्हील्स की कार है, मेरे पास देख ये वाला है, या तेरे पास कौन सा बेबलेट है, देख मेरे पास ये वाला है, एक्सचेंज कर लिया, एक दूसरे के बेबलेट के साथ खेल लिया, वही वाले कहानी। तो एक्सचेंज कर लेते कि हाँ भाई तेरे पे बॉडी वाले जीन है क्या? हाँ मेरे पास नहीं है, मेरे पास ना मेहनत वाले हैं, तो चल एक्सचेंज कर लेते हैं, आधी बॉडी तू बना ले, आधी मेहनत मैं कर लेता हूँ, है ना। इस टाइप से ये कॉन्जुगेशन करते हैं। अब इसके बाद एक और छुटकू आता है इस पूरी कहानी के अंदर, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसपे सेल वॉल ही नहीं है। अभी तक अपन ने बड़ी सब पे सेल वॉल थी, है ना। ये सारे ऐसे हैं कामचोर, इन्होंने कहा कि यार सेल वॉल ही नहीं बनाएंगे, हम तो कहीं भी घुस जाएंगे बिना सेल वॉल के। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया के अंदर, सेल वॉल नहीं है, कहीं भी घुस जाते हैं, खूब परेशान करते हैं प्लांट एनिमल को। मतलब कि मेनली यार पैथोजेनिक, ठीक है। इनका काम ही है परेशान करो लोगों को, जैसे छोटे बच्चे परेशान करते हैं वैसे ही ये छोटे बच्चे हैं। और सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है
एंड ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। देखो, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कितनी बड़ी बात है कि ये विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये वो लोग हैं जो यार कहेंगे चलो हम मार्स पे रहना चाहें, मार्स पे भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हुआ, हम तो जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो ये कहानी हमारी बैक्टीरिया की थी। मजा आया क्या? मोनेरा की कहानी हो गई हमारी कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा के ऊपर। तो प्रोटिस्टा जो है, ठीक है, ये बहुत, इसमें भांति भांति प्रकार के लोग मिलते हैं हमें, भांति भांति प्रकार के। ये एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, बट इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। पर हालांकि इसके अंदर जितने भी हैं वो सिंगल सेल्ड हैं, यूकैरियोटिक हैं, ये तो डिफाइंड है। अब ये जो है ना प्राइमरीली पानी में, एक्वेटिक में पाए जाते हैं, और इसके 5 कैटेगरीज है। पहली क्या है? क्राइजोफाइट। दूसरी क्या है? डायनोफ्लैजिलेट। तीसरी क्या है? मेरे साथ दोहराते जाएंगे सभी लोग। तीसरी क्या है? यूग्लिनोइड। चौथी क्या है? स्लाइम मोल्ड। तो पांचवी क्या है हमारी? पांचवी है हमारी स्पोरोजोअन्स। ठीक है, प्रोटोजोअन्स, सॉरी प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो ये 5 इसकी कैटेगरीज हैं। अब ये किंगडम एक लिंक फॉर्म करता है, मैंने आपको बताया था कि विद प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, और इसके अंदर जो है ना सब तरीके के लोग आते हैं, बट ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन वगैरह सब इसमें वेल डिफाइंड है, सब काम इसका लेकिन बढ़िया है क्योंकि यूकैरियोटिक है ये। अब प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये बातें अपन करेंगे, अब अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये क्या है, क्या भला है ये। ठीक है, हाँ जी, तो प्रोटिस्टा के बारे में अपन बात कर रहे थे। प्रोटिस्टा के देखो ये कुछ चित्र हैं जो हमें समझना जरूरी है। मैंने आपको क्लासेस बताई 5, ठीक है, तो इनमें से जो दूसरी क्लास है, याद रखेंगे, दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स का डायग्राम नहीं दिया एनसीईआरटी के अंदर। दिस इज द सेकंड क्लास जिसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एंड इस क्लास को हम बोलते हैं क्या? डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या बोलते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, लिख लेना स्पेलिंग यार, टाइम नहीं है अभी। इसके बाद ये हमारा है यूग्लिना। यूग्लिना का एग्जांपल है, यूग्लिनोइड्स को डिपिक्ट करता है जिसके अंदर 2 हमें फ्लैजिला दिखने को मिलते हैं जो एक जगह से ही अराइज करते हैं। ठीक है, एक जगह से ही अराइज करते हैं, तो ये यूग्लिना कहा जाता है। इन दोनों में फर्क है वो, इसमें एक जगह से ही 2 फ्लैजिला अराइज करे। इसके फ्लैजिला ऐसे है, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडिनल, इस तरीके से फ्लैजिला है डायनोफ्लैजिलेट के। अब बात करते हैं ये, तो ये तुम्हें देखने में क्या लग रहा है? खिचड़ी पक रही है तो है, ऐसे खूब सारे बीच में न्यूक्लियस हैं और ऐसे। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है? स्लाइम मोल्ड। नाम से जैसे स्लाइम जैसा लगता है ना, स्लाइम, बचपन में कार्टून वार्टून में से स्लाइम बन के आते थे, तो ये स्लाइम मोल्ड है ये। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? तो ये हमारा कौन है? ये हमारा है पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम, जो कि किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारा पार्ट है प्रोटोजोअन्स का। किसका पार्ट है? प्रोटोजोअन्स का। इसके अंदर गलेट होती है, ठीक है, जहाँ से जो कैविटी होती है, जहाँ से पानी पीता है अपना, और भी चीजें उसमें होती है, पर अभी हमें इतना ही जानना जरूरी है। तो इन 5 क्लासेस को अपन अच्छे से ना समझते हैं, पढ़ते हैं, इससे समझ में आएगा। देखो, सबसे पहली क्लास हमारी, सबसे पहली क्राइजोफाइट्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पूछे गए। सारी लाइनें मार्क्ड हैं कलर से, मतलब कि सारी पीवाईक्यूज हैं जो मैं पढ़ने वाला हूँ। देखो, इनको डायटम्स और डेस्माइट्स इनके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी जो चीजें आती हैं, तो डायटम्स और डेस्माइट्स, गोल्डन एल्गी जिनको डेस्माइट्स बोला जाता है, ये इसको कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे आपको, मरीन एनवायरनमेंट में ही मिल जाएगा। ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और फ्री फ्लोटिंग होते हैं। फ्री फ्लोटिंग मतलब प्लैंकटन। प्लैंकटन मतलब होता है कि विदाउट एनी, खुद की तरफ से ये कुछ ना फोर्स नहीं लगा रहा, जहां इसको दुनिया ले जाए वहां हम चलते जाएंगे, तो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। और तीसरी बात ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन के अंदर। देखो, ये एक तरीके से प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं ये, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑटोट्रोपिक हैं ये, तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। ये काफी मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एनर्जी को बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का, इसलिए बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। हमेशा प्रोड्यूस क्या होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू? ऑर्गेनिक मैटर। हम जो भी खाते हैं और हकते हैं, दोनों क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये बात याद रखना।
अब देखो क्या होता है कि क्राइजोफाइट्स के अंदर ना जो सेल वॉल होती है वो थिन ओवरलैपिंग शेल्स में बनी होती है, इस तरीके से होती है कि ऊपर दो नीचे दो, और ये एक सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर देता है, और इस क्राइजोफाइट के अंदर एक सिलिका से इसकी सेल वॉल बनी होती है। सिलिका एक बहुत तगड़ा मटेरियल होता है जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। तो सिलिका क्या होता है कि जब ये मर जाते हैं क्राइजोफाइट, तो ये सिलिका तो वैसा का वैसे ही रहता है, तो ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ओशियन के अंदर, एंड ये एक इनडिस्ट्रक्टेबल जो है ना डायटमेशियस अर्थ बना देता है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ऐसी अर्थ बन जाती है, मतलब ऐसी जमीन बन जाती है जिसके अंदर खूब सारे डायटम्स थे एक टाइम पे। तो वहां पर ना वो जो मटेरियल होता है वो सिलिका होता है केवल, और वो काफी डिफरेंट होता है, वो काफी ना ग्रिटी जैसा होता है। तो ये काम भी आ जाता है, फिर ये जो ग्रिटी सॉइल होती है काम आ जाती है कैसे, फिल्ट्रेशन में। भाई तुम्हें गंदा पानी साफ करना उसमें काम आ जाएगी, पॉलिशिंग में काम आ जाएगी, क्या कह रहा हूं मैं, पॉलिशिंग में काम आ जाएगी, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में काम आ जाएगी। याद रखेंगे बीइंग ग्रिटी ये जो है ना बहुत काम की चीज है। तो ये सारे पॉइंट नहीं बताए इसमें, सारे के सारे पॉइंट ये हमारे नीट में आ चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है डायनोफ्लैजिलेट से तो मुझे ऐसे याद रख लेना कि भैया ऐसे खड़े थे, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट मतलब कि दो फ्लैजिला, एक सीधी एक ट्रांसवर्स। ये मोस्टली मराइन एरिया में पाए जाएंगे और फोटोसिंथेटिक हो गए। इनके 5 भिन्न भिन्न प्रकार के कलर में पाए जाते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ब्राउन। हालांकि सवाल कभी तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता है सवाल आएगा, बट सुन लो भैया। देखो RGB तो तुम याद रख ही लोगे, ठीक है। RGB से किताब आती है एक बहुत फेमस, ठीक है। GRB से आती है, सॉरी हाँ GRB से आती है। तो GRB क्या होता है, कलर का नाम है, ग्रीन, रेड और ब्लू से ही याद रखना ब्राउन। और हमारा जो वो सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल वाला सिस्टम, तो उसमें 3 कलर कौन से आते हैं, येलो, रेड, येलो और ग्रीन। तो ये येलो भी इसके अंदर आ जाता है, इतना याद रख लेना। मतलब तुम्हें GRB याद रखना है, क्या हुआ, GRB याद रखना है। GRB से तुम्हें किताब याद आ जाएगी, GRB से कलर याद आ जाएंगे। B से याद रखना कि ब्लू भी था और ब्राउन भी था, और रेड लाइट और येलो लाइट भी होती है, तो Y भी इसके अंदर आता है। इस तरीके से तुम अपने कलर याद रख सकते हो। अब इस कलर के बाद इसमें क्या होता है, इसमें सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती है, याद रखेंगे। उसमें कैसी थी, सिलिका की प्लेट्स थी, इसमें कैसी है, सेल्यूलोजिक प्लेट्स है, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं आउटर सरफेस पे। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ये बता दिया। अच्छा, तो इसमें जो है ना लॉन्गिट्यूडनली एक लाइज करती है और एक ट्रांसफरली लाइज करती है, ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि इसमें जो है ना एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है इसका, जिसका नाम है गुएनुलेक्स। क्या नाम है, गुएनुलेक्स, जो कि सोचो कि रेड टाइड प्रोड्यूस करता है। मतलब इसकी प्रेजेंस है जो इतना छुटकू सा आदमी पूरे के पूरे समुद्र को लाल रंग से भर देता है, और आसपास जितनी भी फिशेस हैं सबको मार देता है, सब मर जाती है इसकी वजह से। इतना तगड़ा आदमी है ये, कौन, गुएनुलेक्स। तो ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, रेड सी बना देता है, और ये जो टॉक्सिन रिलीज करता है उससे सारी की सारी फिश हमारी मर जाती हैं। अब बात करते हैं, देखो ये जो 2 थे ना, दीज आर मोर सिमिलर टूवर्ड्स प्लांट, टूवर्ड्स एल्गी। अब जो क्लास हम पढ़ेंगे, इट इज जस्ट एट द राइट प्लेस, जस्ट एट द मिडल ऑफ बीइंग अ प्लांट एंड बीइंग अ एल्गी, बीइंग अ प्लांट, बीइंग अ एल्गी एंड बीइंग एन एनिमल। तो इसके अंदर हमें एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। क्या मिलता है इसके अंदर, देखो 2 फ्लैजिला है, एक 1 लॉन्ग है 1 शॉर्ट है। मैंने अभी आपको दिखाया था, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यूग्लिना में आपको दिखाया था, क्या देखो ये हमारा यूग्लिना है। तो यूग्लिनॉइड्स की हम बात कर रहे थे। तो मेजोरिटी आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मेजोरिटी ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मेरीन से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। पहले तुम समझो कितना परफेक्ट, इतना मिडिल है कि मेरीन में नहीं रहेंगे, ये दोनों मेरीन वाले थे, ये मेरीन से आगे बढ़ के फ्रेश वाटर में आ गए हैं या फिर स्टेगनेंट वाटर पे आ गए हैं। और इनकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा एनिमल जैसा कैरेक्टर भी दिखाते हैं कि जो इन दोनों में सेल वॉल थी इनडिस्ट्रक्टिबल, कोई तोड़ नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता,
ये कहता है हाँ मोड़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एनिमल बनना चाह रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा एनिमल का करेक्टर ले रहे हैं, तो मोड़ लो। फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इनकी। और इनके पास एक फ्लैजिला है, ठीक है, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्ग होती है एक शॉर्ट होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनको बीच का बनाती है वो ये होता है कि ये खुद बोलते हैं, और नीड की लाइन है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट अगर सनलाइट नहीं हो तो साहब हेटरोट्रॉफिक भी हो जाते हैं। कितनी कमाल की बात है कि ये दोनों शो कर रहे हैं, मतलब एनिमल भी हैं और प्लांट भी हैं, दोनों हैं एकदम। एंड इनके अंदर पिगमेंट भी होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हाइयर प्लांट के। ये बहुत बड़ी बात है और इसका एग्जांपल है यूग्लिना। इतनी बात समझ में आई क्या हमें? तो ये आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लगी मुझे। इन सब पूरे के पूरे एनिमल के मतलब पूरी के पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यूग्लिनोट्स लगते हैं कि साहब ये कहते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी है हमारी, हम जब खाना बनाना हो खाना बना लेंगे, नहीं बनाना हो हेटरोट्रॉफिक बन जाएंगे। हम हमारे अंदर जो है ना अब सेल वॉल नहीं है, हम जो है लेकिन हायर प्लांट वाला जो है ना पिगमेंट कंस्टिट्यूट करते हैं, और हम फ्लैजिला भी लेके बैठे हैं कि हमें चलना फिरना भी है, लेकिन हम मरीन एनवायरनमेंट भी में भी नहीं है, हम जो है ना स्टेगनेंट वाटर या फिर फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की, विच आर सिमिलर टू हमारे फंजाई। अब स्लाइम मोल्ड फंजाई से जैसे देखते हैं, तो फंजाई की क्या काम हमने पढ़ा था कि भाई साहब फंजाई यार सेप्रोफिटिक, तो स्लाइम मोल्ड्स भी कैसे हैं हमारे सेप्रोफिटिक। नीट का सवाल। अच्छा, सारे के सारे फंजाई सूटेबल कंडीशन में जो है वो स्पोर्स बनाते हैं। तो ये भी क्या होता है, देखो इसमें ये चीज होती है कि सूटेबल कंडीशन में एग्रीगेट करते हैं और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि सेवरल फीट तक लंबा हो सकता है। सोचो मेरे जितना लंबा प्लाज्मोडियम है, स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर इतना लंबा स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर, तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये वही इनका स्ट्रक्चर जो है ये फ्रूटिंग बॉडी देता है, जिसके स्पोर्स जो है वो बियर करता है टिप पे, एंड ये स्पोर के अंदर ट्रू वॉल्स होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। उसको पता है कि अब जो है ना मेरी मौत निश्चित है, तो मैं बच्चे पैदा कर लेता हूं, तो मैं क्या बना लेता हूं, स्पोर्स बना लेता हूं, फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स बना लेता हूं, इससे मेरे बच्चे तो जिंदा रह जाएं। ऐसा ही होता है क्या इंसानों के साथ भी? ऐसे ही होता है ना। तो सेम इनकी कहानी है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, जो बच्चे हैं एकदम चालू है, ये जो है ना एडवर्स कंडीशन को भी झेल जाते हैं क्योंकि इन पे ट्रू वॉल्स होती है, एंड स्पोर जो है ये डिस्पर्स होते हैं थ्रू एयर करंट, ये दूसरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं, फैल जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब भैया आखिर बचा प्रोटोजोअन। इनको क्या बोला जाता है? दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। तुम्हारे और मेरे ये पर दादा है ये, ठीक है, जब दादाजी के भी सबसे ऊपर वाले, तो ये वो हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स हैं ये, ठीक है। इनको खुद का खाना नहीं बनाना, ये हेटरोट्रॉप्स है, और ये रहते हैं या तो प्रेडेटर, या तो खा जाएंगे किसी और को, या पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, किसी के पेट में जाके परेशानी करेंगे। अब इनके 4 प्रकार होते हैं, या तो ये अमीबॉइड होंगे, ठीक है, या तो फ्लैजिलेटेड होंगे, या सीलिएटेड होंगे, या स्पोरोजोन्स होंगे। अमीबॉइड मतलब कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, या सी में रहती है, या मॉइस्ट सॉइल में रहती है। अमीबा तुमने पढ़ा होगा, अमीबा में क्या होता था? अमीबा में होता था प्लाज्मोडियम नहीं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया होता था जिसके थ्रू अपना खाना ग्रैब करता था, फॉल्स फीड बोला जाता था, क्लास 8 में पढ़ा जाते हैं। तो वही अमीबा इसके अंदर आता है। लेकिन एक और बड़ा एनसीईआरटी की आप याद रखना कि मरीन फॉर्म्स जो होते हैं अमीबॉइड के, उसके अंदर क्या मिलता है? सिलिका शेल्स मिलता है। वही सिलिका जो हमने कहां पढ़ा था? क्राइजोफाइट्स में पढ़ा था। वही सिलिका यहां भी मिल जाता है, सिलिका के शेल्स यहां पे मिल जाते हैं हमारे को। इसके बाद सेकंड क्लास हमने पढ़ी फ्लैजिलेटेड। तो इनमें क्या होगा? फ्लैजिला होगा। ये पैरासिटिक रह लेंगे, फ्री लिविंग रह लेंगे, और ट्रिपेनोसोमा इसका एग्जांपल है, हम आगे पढ़ेंगे। सिलिएटेड क्या है? इनमें सीलिया है। इनमें हमने अभी पढ़ा था, इसका एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम के ऊपर क्या होता है?
पैरामीशियम के ऊपर पूरी की पूरी में सीलिया जमा है। ये यहाँ पे क्या है, छोटी 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 छोटी, ये क्या है, ये छोटे छोटे सीलिया है ये, ठीक है। अभी तक हमने एकदम ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं देखा था जिसमें पूरे में सीलिया हो, और ये सीलिया के थ्रू मूव करता है। ये छोटे 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 सीलिया है। बाकी कैसे मूव करते हैं, फ्लैजिला के थ्रू। चलो 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 चलो, ये कहता नहीं आराम आराम से चलेंगे, छोटे छोटे हाथ पे हैं हमने, आराम आराम से चलेंगे। तो अब इसके अंदर सीलिया हो गया, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलिया, इसकी जो कैविटी है, एक गलेट है इसके अंदर जो मैंने आपको बताई थी, वो ओपनिंग है जो कि प्रेजेंट होती है, जिससे अपना सामान बाहर फेंकता है और काम की चीजें अंदर लेता है। अब बात करते हैं स्पोरोजोअन्स की, ठीक है। तो इसमें बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, और ये यूजुअली इन्फेक्टिव होते हैं, ये परेशान करते हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर ये कराते हैं स्पोरोजोअन्स, ठीक है। अब क्या क्या बीमारियां क्या क्या चीज कराती है, तो याद रखेंगे कि अमीबॉइड के अंदर आता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबा है जो कि हमारे अंदर डिजेंट्री कराता है, इसको अमीबिक डिजेंट्री बोला जाता है। इसकी दवाई होती है मेट्रोनिडाजोल, TDS 400 mg, ठीक है, ये तुम पढ़ोगे MBBS में। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी ये कराता है। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं वो मैंने आपको बताया ट्रिपेनोसोमा, तो स्लीपिंग सिकनेस ये बीमारी कराता है। सीलेटेड में पैरामीशियम में बीमारी कोई नहीं कराता, लेकिन स्पोरोजोन्स की बात कर रहे हैं तो इस इंसानी दुनिया की सबसे बुरी बीमारी मलेरिया, वो स्पोरोजोन कराते हैं। इससे पूरी अफ्रीका में लोग परेशान हैं, और जो कि कौन कराता है, ये प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है, एक स्पोरोजोन, ठीक है साहब। तो यहां हमारा प्रोटिस्टा भी खत्म हुआ। जरा लाइट ठोको यार सभी लोग। अब बात करते हैं साहब फंजाई की। इसको जब मैं छोटा था तो फंगी बोलता था। कितने लोग यहाँ पे फंगी बोलते थे इसको, ठीक है। फंगी फंगी बोल के बड़ा हुआ तो एक बार कोचिंग में गए तो वहां डांट पड़ गई, साले फंगी बोलते तुम अनपढ़ गवार, फंजाई बोला करो उसको, है ना। साले फंगी लिख के फंजाई बुलवाते हैं, अब क्या करें, बोलना पड़ता है। तुम भी बोलो फंगी फंजाई, ठीक है साहब। तो फंजाई क्या है, फंजाई याद रखेंगे, ऑल फंजाई आर हेटरोट्रोपिक। कोई भी खुद से खुद का खाना नहीं बनाता। पहली क्लास मिली हमारे को जो फुल्ली हेटरोट्रोपिक है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या सारे मल्टी सेलुलर है क्या भैया, क्या ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर ऑल्सो, नो। क्योंकि एक एक्सेप्शन हमें पड़ जाता है जिसका नाम है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। नीट का सवाल है। और यीस्ट जो है अकेला ये मेंबर है जो कि यूनिसेलुलर है और फंजाई के अंदर आता है, और इसका काम है ब्रेड वेड बनाना, दारू वारू बनाना, सब तरीके के काम को बनाने के आता है, खाने पीने से लेके सारी चीजें कौन करता है, यीस्ट करता है। अब इसके अंदर बहुत काम के लोग होते हैं फंजाई के अंदर, है ना। इसको खाया भी जाता है। मैं भी एक बार मशरूम खाया था। मशरूम मतलब काफी खाता हूं मैं तो, और इवन मैंने एक बार मशरूम के बिस्किट भी खाए थे। तो मैं गया था यहाँ पर वियतनाम, ठीक है। तो वहां पर जैसे अपन चिप्स खाते हैं, अंकल चिप्स खाते हैं, पोटैटो की चिप्स होते हैं, है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर फ्राई करके उसको दे रहे हैं। अब उन्होंने मशरूम दिया, मशरूम के ऐसे पैकेट दे, और मशरूम खाया, ऐसा अजीब सा लगा तो बता नहीं सकता। टेस्ट ठीक था, मसाले का टेस्ट आ रहा था, लेकिन उसके अंदर जो माइसीलियम होता है ना, जो वो स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर से क्योंकि इतनी बायोलॉजी पढ़ी रखी है तो पता है कि साले सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना, खुद ही सड़े गले मैटर पे ग्रो ही होते हैं ये। अब इसको खाना पड़ रहा है। मैंने कहा यार मतलब कैसे खा रहे हैं, पर खाया, क्या करें। अब विदेशों में तो ये होता है बेटा, तुम भी जाओगे तो विदेश तो भूखे लगेगी, जो खाने को मिल जाए वो खाना पड़ेगा, है ना। तो यही था, हालांकि अवॉइड किया। तो वो जो माइसीलियम स्ट्रक्चर जो हाइफे से बनता है, वो मैं आपको बताऊं क्या स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि मशरूम और सब तरीके के हमारे फंजाई बनते हैं। पर फंजाई के साथ एक और खासियत है कि इसके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं काइटिन, जो कि उसकी सेल वॉल बनाता है। काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड मेक द सेल वॉल ऑफ फंजाई। एंड साथ में पेनिसिलियम, जो कि पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था, वो भी फंजाई के अंदर आता है। अब फंजाई की कहानी ये है कि ये कॉस्मोपॉलिटन है। ये जो है ना, तुम्हारे पेट से लेके तुम्हारे कमरे तक सब जगह पाए जाते हैं। इनको तुम रोक नहीं सकते। तुम किसी चीज को रख दोगे, वो सड़ेगा तो सबसे पहले फंजाई ही लगेगी, फफूंद ही लगेगी उसके ऊपर, और ये वार्म कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन की तरफ भागते हैं। क्या थोड़ी गर्मी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए तो फंजाई एकदम मस्त, मजा आ जाता है उसको, ठीक है।
इसके लिए इसी वजह से बहुत सारे इसके ना हमारी बॉडी के अंदर भी लगता है फंजाई, जहाँ भी वार्म ह्यूमिड कंडीशन बनती है। और ये अकेला इसमें केवल एक यूनिसेलुलर फंजाई मैंने बता दिया था। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और एग्जांपल है पक्सीनिया, जो कि वीट रस्ट कराता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तुम्हें पता है। अब देखो मैं तुम्हें बताता फंजाई में कैसा स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने बताया था हाइफे होता है ना, हाइफे होता है। जब मैं खा रहा था उस मशरूम को तो मुझे फील हो रहा था यार कि हाइफे है, कुछ तो हाइफे है और ये आपस में लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, जो कि फाइनली क्या बनाते हैं, माइसीलियम। इस तरीके का मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, खूब सारा मैश जैसा होता है। तो हाइफे को अगर हम ध्यान से देखें तो हाइफे के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है हाइफे। क्या, एक सेल जिसके बीच में न्यूक्लियस है। ये हुआ हमारा एक हाइफे का एक चीज। अब इसके आगे एक और होगा सेल, इसके नीचे एक और होगा। इस तरीके से लंबी लंबी ना स्ट्रैंड्स होंगी, पतली पतली एक सेल की, ठीक है। अच्छा जी, तो भैया क्या ब्रांच हो सकती है? बिल्कुल ब्रांच भी हो सकती है, जैसे तुम्हें दिख रही है यहाँ पे ब्रांच हो रहा है, तो ये ब्रांच भी हो सकती है। अलग अलग हमारे फाइलम में अलग अलग देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम समझेंगे किसमें ब्रांच है, किसमें सेप्टेट है, क्योंकि सेप्टा भी जरूरी नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट होता। मैं दिख रहा है यहाँ पे सेप्टम दिख रहा है, जो इसको डिवाइड कर रहा है एक सेल को। क्या हो सेप्टा ही ना हो, क्या हो कि ये ऐसा एक साथ ही हो, मतलब कि ये कनेक्टेड हो। समझ रहे हो बात को? तो इसको बोला जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोली जाती है? जिसमें कि सेप्टा नहीं होता, ऐसे 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 कनेक्टेड, एक ही साइटोप्लाज्म में खूब सारे न्यूक्लियस तैर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन देखी जाती है, ये हमारी देखी जाती है फाइकोमाइसिटीज के अंदर, जो पहली क्लास हम पढ़ेंगे, सबसे प्रिमिटिव क्लास ऑफ फंजाई, फाइकोमाइसिटीज। क्या होता है इसके अंदर? एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक हमारे हाइफे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हम क्लास पढ़ेंगे, फ्रॉम एस्को ड्यूटेरो बेसिडो, सबके अंदर सेप्टेड फंजाई, मतलब सेप्टम और सेप्टेड मिलेगा, ठीक है। और सिनोसिटिक तो मिलेगा नहीं। सिनोसिटिक मतलब होता है कि एक एक सेल, मतलब ऐसे इस तरीके का है। सेप्टेड और ब्रांच्ड, क्या इसमें तुम्हें ब्रांच मिलेगा? फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में ब्रांच भी नहीं मिलता। इसमें सिंगल सिंगल सीधे सीधे स्ट्रैंड होते हैं। क्या इसमें मिलेगा? बाकी लोगों में बिल्कुल मिलेगा, सेप्टेड एंड ब्रांच मिलेगा। ये पॉइंट तुम्हें मैंने समझा दिया अच्छे से। अब बात करते हैं कि भैया ये सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना। सेप्रोफिटिक मतलब क्या है? हेटरोट्रॉप्स एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड मैटर। हमें याद रखेंगे सेप्रोफिटिक मतलब ऑर्गेनिक मैटर से, नॉट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। एंड पैरासिटिक हो सकते हैं कि लिविंग प्लांट एनिमल के ऊपर, जैसे तुम्हारे को फफूंद लग जाई थी, है ना। कुछ लोग जो है ना नहाते नहीं है ढंग से, 7-8 दिन बाद उनकी चड्डियों में फफूंद लग जाती है, तो वो गलत बात है, इसलिए नहाना चाहिए। अब इसके बाद फंजाई इतना बुरा भी नहीं है यार, फंजाई दोस्ती भी करता है, ऐसा नहीं है। फंजाई कहता है एल्गी से कि आओ मेरे दोस्त, अपन मिलके कुछ बनाते हैं। तो फंजाई क्या करता है? फंजाई एल्गी से बोलता है कि देखो फंजाई भाई, वो एल्गी भाई, मैं तो हूं गरीब आदमी, मुझे कुछ काम दे दो, मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं तो मुझे रोटी दे देना खाने के लिए। तो एल्गी बोलती है अच्छा चलो तुम्हारे किस काम के हो, मैं सोचती हूं। तो एल्गी बोलती है एक काम करोगे तुम ना, मेरे को एक सरफेस दे दो अच्छा सा, जिस पे मैं ग्रो हो सकूं और मेरा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। क्या तुम इतना काम कर सकते हो? फंजाई कहता हाँ जी, हाँ प्रभु बिल्कुल, रोटी के लिए कुछ भी कर सकते। तो एल्गी क्या करता है? फंजाई के साथ दोस्ती कर लेता है, उसको रोटी खिलाता है और फंजाई उसके सारे काम करता है। न्यूट्रिएंट लेके आएगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां से न्यूट्रिएंट लेके आएगा एल्गी के लिए कि तुम लो एब्जॉर्ब करो, इसको फोटोसिंथेसिस करके मुझे खाना बना के दे दो। रॉ मटेरियल लेके आएगा। जैसे मान लो कि तुम हो, तो तुम तो अपनी मम्मी के पास जाते हो, हाथ खड़े जोड़ते हो कि मम्मी जी आज का खाना दे दो। तो मम्मी कहते अच्छा चल ठीक है, खाना चाहिए, जा आटा लेके आ, दाल लेके आ। तुम लेके आते हो, मम्मी खाना बना के दे देती है तुम्हारे को। तो सिमिलरली फंगाई का काम यहाँ पे क्या होता है लाइकेन में, कि आटा दाल लेके आना, मतलब कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेके आना, जिसको फोटोसिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जो कि फाइनली एल्गी फंजाई को दे देता है।
सिमिलरली रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि माइकोराइजा, तो फंजाई इसके पास भी जाके हाथ जोड़ता है कि हायर प्लांट जी आपके किसी काम आ सकता हूं क्या, आप रोटी दे देना मुझे। तो वो भी सोचता अच्छा किस काम आओगे, तो एक काम करो, मेरी रूट है वहां पर मुझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करना है, काय से, सॉइल से, तो वहां का तुम मुझे अच्छा सा मुझे ना एक सिस्टम बना के दो, तुम मुझे रॉ मटेरियल ला के दो, मैं तुम्हें खाने दूंगा, रोटी दूंगा, है ना। तो वो भी ये करने लगता है। तो ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ जो एसोसिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। आगे बढ़े क्या? तो सर आपने तो बढ़िया समझाते हो सर, आप तो मजे दिला देते हो यार, हैं। अब बताओ कि भैया ये प्रेम मोहब्बत कैसे करता है फंजाई, रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो एक तो देखो ये होता है वेजिटेटिव की खुद ही की खुद में, है ना, खुद को तोड़ लिया, तोड़ना भी प्रेम है यहाँ पे। तो मतलब फ्रेगमेंटेशन कर देता है, या फिजन कर लेता है, या बडिंग कर लेता है, ठीक। दूसरा है एसेक्सुअल, खुद ही की खुद में खुश हैं, क्या करेंगे कि खुशी खुशी कोनिडिया बना देंगे। मान लो मुझे बच्चा चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए कोई लड़की के साथ करूं, मैं अकेले अकेले कर लूं, तो मैं क्या करूंगा, कोनिडिया बना लूंगा, या स्पोरेंजियोस्पोर्स बना लूंगा, या जूस्पोर्स बना लूंगा। तो ये 3 प्रकार के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं फंजाई के अंदर। एसेक्सुअल याद रखेंगे। अच्छा जी, तो सेक्सुअल में क्या मिलता है? तो सेक्सुअल में आपको मिलते हैं ऊस्पोर मिल जाएगा, एस्कोस्पोर मिल जाएगा, और बेसिडियो स्पोर मिल जाएगा। याद रखेंगे जो स्पोर हमारे ये है जू स्पोर, है ना। जू से क्या रखा है, समझ में आ रहा है कि जू मतलब मूव करता है, तो ये मूविंग स्पोर है, ठीक है। ये मोटाइल होता है, क्या होता है ये मोटाइल होता है। क्या स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल होता है? नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। क्या कोनिडियम मोटाइल होता है? नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होता है। क्या एस्कोस्पोर मोटाइल होता है? क्या बेसिडियोस्पोर मोटाइल होता है? ये तुम कमेंट्स में बताओगे, क्योंकि होमवर्क है तुम्हारा आज का। ऊस्पोर क्या मोटाइल होता है? नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं कि भैया सेक्सुअल साइकिल कैसी है फंजाई में। आपने सेक्सुअल वाला पार्ट पढ़ाया, थोड़ा अच्छे से बताओ। तो देखो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, कि 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल स्पोर के अंदर पहले फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन होता है, एंड फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। तो जैसे प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ, पहले तो 2 स्पोर मिले, तो दोनों का पहले क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ, फिर दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, है ना, दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, बड़ा न्यूक्लियाई बन गया, और फिर ये क्या हो गया, ये क्योंकि एन स्ट्रक्चर है, ये एन है, फिर ये 2n बना। अब 2n जो है यहाँ पे मियोसिस कर देगा, और रिजल्ट इन हैप्लॉइड यहाँ पे स्पोर बन जाएंगे यार। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है एट द टाइम आफ्टर जस्ट जो हमारा 2n स्टेज बना उसके जस्ट बाद, और 2 बच्चे पैदा होते हैं जो कि टोटली अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। जैसे इंसानों में क्या होता है, इंसानों में पहले ही जो है ना हमारा मियोसिस हो जाती है जब हम स्पर्म या ओवा होते हैं, राइट, एंड फिर दोनों मिलकर 2n बना लेते हैं, एक जैसे सारे सेल हो जाते हैं, काम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जाइगोट के अंदर मियोसिस हो गई, तो यहाँ पे जो 2 डिफरेंट सेल बने ये आपस में क्या एक जैसे होंगे? क्या नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे। बट क्या ये 2 लोगों से मिक्स होके बने हैं, तो इस वजह से इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया। पर ये 2 बच्चे पैदा हुए और ये दोनों अपनी कहानी लिखेंगे आगे की, लेकिन ये दोनों डिसिमिलर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब भैया आपने बताया, ये तो हो गया हमारा प्रेम मोहब्बत रिप्रोडक्शन की बात हो गई, लेकिन इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं? तो इसमें भी वही कहानी है। इसमें भी क्या देखा साइंटिस्ट ने कि पहले तो तुम्हारी मॉर्फोलॉजी कैसी है, कैसे दिखते हो तुम भी जाओगे शादी कराने, सबसे पहले तुम्हारा क्या देखा जाएगा, मॉर्फोलॉजी देखी जाएगी। फिर तुम स्पोर कैसे बनाते हो, मतलब स्पोर क्या अच्छे मोड क्या है तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन का, ठीक है, एसेक्सुअल मोड है, सेक्सुअल मोड है, क्या मोड है। एंड तीसरा फ्रूटिंग बॉडी तुम्हारी कैसी स्ट्रक्चर में है, जब तुम बच्चे पैदा करोगे तो तुम कैसी फ्रूटिंग बॉडी बनाओगे। तो ये चीजें इसमें
हमारी देखी गई, 3 चीजें याद रखेंगे। सबसे पहले मोर्फोलॉजी, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि साहब या तो एस्को स्पोर बन रहा है या बेसिडियो स्पोर बन रहा है। एस्को मतलब कि जो है ना वो एक क्लोज सिस्टम के अंदर बनता है, बेसिडियो में ऊपर बनते जाते हैं स्पोर, वो एक्सोजेनसली होते हैं, एक्सो में एंडोजेनसली होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी कैसी है ना, तो ये सब चीजों को इनको क्लासिफाई किया गया है और ये नीट का सवाल था। अब जो है ना मैंने आपको अभी बताया था कि फंजाई जो है ना इसमें मियोसिस होती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और ये अपना एन स्टेज में चलता है, हैप्लॉइड स्टेज में चलता है। तो इसके हाइफे कितने होते हैं, सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। तो जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो इनके 2 हैप्लॉइड हाइफे जो है ना कंपैटिबल बेटिंग टाइप्स के साथ में फ्यूज होते हैं, डिप्लॉइड सेल बनता है। कुछ लोगों में तुरंत मियोसिस हो जाती है, कुछ लोगों में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है कि जब दोनों प्रोटोप्लास्ट तो फ्यूज हो गए लेकिन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, बैठे हैं, कर लेंगे फ्यूज, क्या दिक्कत है, इतनी में क्या जल्दी है यार। तो N+N स्टेज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। किसके अंदर, हमारे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। और लेटर वो फ्यूज हो जाते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड बिकम डिप्लॉइड। इतनी बात समझ में आई, मतलब कि ये इस तरीके से चल रहे होते हैं। अब ये एग्जाम्पल है जो डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के जो तुम्हें आने चाहिए। सबसे पहले जो डायग्राम है वो हमारा किसका है जी, म्यूकोर, ठीक है, म्यूकोर। ये किसके अंदर आता है, ये हमारा फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है, फाइकोमाइसिटीज। तो इसके जो हाइफे हैं ये कैसे होंगे, इसके जो हाइफे होंगे वो कैसे होंगे बताओ जरा फटाफट से। इसके हाइफे होंगे हमारे सीनोसिटिक और एसेप्टेड। अब ये क्या है भैया, तो ये हमारा क्या एस्कोमाइसिटीज जैसा दिख रहा है कुछ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्परजिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्परजिलस, एस्कोमाइसिटीज में आता है। और ये तो हमारा मशरूम दिख ही रहा है भैया, इसमें क्या ही बताओ। तो इसको क्या बोलते हैं ये बताओ, मशरूम तो इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, अब इसको अमेरिकन भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एगेरिकस, ठीक है। चलो अब फाइकोमाइसिटीज में आते हैं, फटाफट से इसको कवर करते हैं। इसके जो जनरल फीचर्स हैं हमारे, मैंने आपको बता दिए सारे, ऑलमोस्ट। ये क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ये जा सकते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है, 3 एग्जाम्पल है। क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें, हमारा म्यूकोर मैंने आपको दिखा भी दिया डायग्राम में। दूसरा राइजोपस, जो ब्रेड अपन रख देते हैं ना, छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या ग्रो होता है, राइजोपस ग्रो होता है, इसको ब्रेड मोड बोला जाता है। और तीसरा एल्ब्यूगो, जो कि एक पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड के ऊपर। ये बहुत अच्छा नीट का सवाल है जो आ सकता है इस साल। अब माइसीलियम मैंने आपको इसका बता दिया था कैसा होता है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो या तो इसमें मोटाइल स्पोर होगा, एसेक्सुअल की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, जूस्पोर। इसको और क्या बोलते हैं, प्लेनोस्पोर भी इसी को बोलते हैं, याद रखेंगे। या फिर स्पोरेंजियोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल स्पोर है, जिसको ए प्लेनोस्पोर बोलते हैं। ये 2 स्पोर इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर इसको देखा जाता है जाइगोस्पोर, और ये 2 गैमीट के फ्यूजन से बनता है। मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट, 2 डिफरेंट पीपल। इसी का मतलब है सेक्सुअल मतलब ही ये होता है कि भाई 2 लोग मिले, ये सेक्सुअल मतलब एक ही आदमी का सफिशिएंट है। अब इसके अंदर जो ये जो जूस्पोर होता है, ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, जैसे मिले और जूस्पोर बना, वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस हुआ। These गैमेट आर सिमिलर इन मोर्फोलॉजी, मतलब आइसोगैमस होते हैं या ऊगैमस हो सकते हैं या एनाइसोगैमस हो सकते हैं। 3 तरह के इसके अंदर गैमीट मिलते हैं। देखो जो गैमीट है वही तो स्पोर बनाएगा ना, 2 गैमीट मिलेंगे एन, और वो जाके क्या बना देंगे, हमारा स्पोर बना देंगे, जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर जिन गैमीट से मिलके बनता है वो या तो सिमिलर हो सकते हैं मोर्फोलॉजी में, जैसे कि आइसोगैमस कंडीशन, या डिसिमिलर हो सकते हैं एनाइसोगैमस कंडीशन,
या फिर ऊगैमस कंडीशन जिसमें कि वो हिलते नहीं है, मूव नहीं करते और ऊगैमस गैमीट होते हैं। इसके बाद आती है एस्कोस्पोर की कहानी। एस्कोस्पोर जो होता है, सॉरी एस्कोमाइसिटीज जो होता है, ये जो होते हैं इनको बोला जाता है प्यार से सैक फंजाई, क्योंकि सैक की तरह होते हैं। देख रहे हो डायग्राम का इसका किस तरीके से, सॉरी ये तो बेसिडियो का डायग्राम है, गलत लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिडियो का डायग्राम है, बेसिडियोमाइसिटीज है ये। मैं एस्कोमाइसिटीज अलग से दिखा दूंगा बाद में, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, उसमें दिखाऊंगा। तो ये जो है ना सैक फंजाई इसको बोला जाता है, एंड ये मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं, पर ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल ईस्ट है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए हमारे, ये सारे नीड में आ चुके हैं। पहला एस्परजिलस, दूसरा क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। इसमें याद रखेंगे न्यूरोस्पोरा एक ऐसा एस्कोमाइसिटीज है जो कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत काम आता है। मतलब कि लिखाई पढ़ाई करनी है तो दिमाग तो लगता है ना, तो क्या लगेगा, न्यूरोस्पोरा लगेगा, दिमाग का स्पोर। इसके बाद आता है मोरल्स एंड ट्रफल्स। और खाने ऐसा लग रहा, सुनने में ऐसा लग रहा मोरल खाएंगे तो मजा आ जाएगा, ट्रफल खाएंगे, ट्रफल चल रहा, ट्रफल खाने चलते हैं एडिटर साहब, क्या बता, ट्रफल खाने चले आज। तो ऐसा लगता है कि कुछ खाने की चीज, तो ये खाने की ही चीज होती है। मोरल ट्रफल्स आर खाने की चीज जो कि डेलिकेसीज है। अपने इंडिया में तो कोई नहीं खाता, लेकिन जहां पे खाते बहुत महंगा आता है बेटा, डेलिकेसी है ये। इसके बाद सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस होते हैं। मतलब क्या, काऊ डंग पे भी ग्रो करते हैं। इसकी माइसीलियम कैसी है, ब्रांच एंड सेप्टेट है। मैंने बताया था कि आगे आने वाले सबकी ब्रांच और सेप्टेट मिलेगी आपको। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इसका होता है एसेक्सुअल स्पोर, इसके जो होते हैं वो होता है कोनिडिया, जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है ऑन द माइसीलियम, ठीक है, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। तुमने एस्परजिलस का अगर स्ट्रक्चर देखा, मैंने तुम्हें दिखाया भी था, तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, ये एक्सोजीनसली तो स्पोर लगा हुआ है इसका, सही कह रहा हूं क्या, बोलो हाँ या ना, बाहर क्या स्पोर लगा हुआ है ना, तो ये एक्सोजीनसली अपना स्पोर प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है हमारा कोनिडिया। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या, बिल्कुल। अब इसके जो एस्काई हैं, ये आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको बोला जाता है एस्कोकार्प। अब इसके अंदर एस्कोकार्प देखने को मिलता है। एस्कोकार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट मतलब जिसके अंदर हमें हमारा सीड मिले या जिसके अंदर हमें हमारा स्पोर मिले, तो इसलिए यहां पे इसको फ्रूटिंग बोला गया। फ्रूटिंग मतलब होता है कि वो चीज जिसके अंदर काम की चीज मिलती है। समझ में आई बात। अब सेक्सुअल स्पोर जो है ना, जो हमारा एस्कोमाइसिटीज है, इसके सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बोल दिया, सिंपल, दिमाग नहीं लगाना। मतलब एसेक्सुअल स्पोर तो कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर। अब जो सेक्सुअल स्पोर है याद रखेंगे एस्कोमाइसिटीज के, ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक एस्काई। मतलब कि जो एसेक्सुअल है वो तो जाए भाड़ में, क्योंकि उसको थोड़ी अपने को इतना सेव करना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सेक्सुअल जो स्पोर हुआ ना, उसको तो अंदर रखते हैं क्या, है ना, अंदर संभाल के रखा जाएगा क्या, तो एंडोजीनसली ये एस्काई के अंदर प्रोड्यूस होता है, एक सैक की तरह होता है वो। अब आगे बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। तो सर बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है, ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स बोला जाता है। जब तुम खाओगे तो पफ पफ जैसा लगता है ना। जब मैंने खाया था वो बेसिडियोमाइसिटीज ही खाया था, सही बोल रहा हूँ क्या। तो जब उसको खाया था तो पफी सा अजीब सा लग रहा था। इसके 3 टाइप्स हैं। पहला जो मैंने खाया एगेरिकस, दूसरा उस्टिलेगो जिसको स्मट बोला जाता है, और तीसरा बोला जाता है पक्सीनिया रस्ट फंजाई, जो कि वीट में हमने पढ़ी थी कुछ देर पहले। पढ़ी थी क्या। ये जो होते हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज, ये आपको बहुत कॉमनली जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ये वुडन लॉग्स पे ग्रो कर सकते हैं। ऐसे कोई पेड़ है वो मर गया, उसके ऊपर ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि है तो सैप्रोफिटिक ही, तो खाना तो इनको ऑर्गेनिक डेड मैटर ही है। और लिविंग बॉडीज पे ये ग्रो कर सकते हैं एज अ पैरासाइट, जैसे कि रस्ट एंड स्मट, ठीक है। तो डेड पे भी कर लेंगे, लेकिन अब उनको कहना नहीं, हम तो खाएंगे चाहे तुम जिंदा भी हो, तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक, जो कि रस्ट और स्मट पे ग्रो कर देते हैं। इसका माइसीलियम भी हमें पता है कैसा होगा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओगे अब तो।
रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो एक्सेक्सुअल स्पोर ये जो है नहीं बनाते, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, पर वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन इसमें। सेक्स ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट है। ये कह रहा है भाई मुझे नहीं करना रिप्रोडक्शन, मैं हूं साधु महात्मा, भाड़ में जाए, ना तो एसेक्सुअल बना रहा और सेक्स ऑर्गन भी नहीं है मेरे अंदर तो। पर प्लाज्मोगेमी हो जाती है भाई फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। प्लाज्मोगेमी जो मैंने आपको बताया था कि दो सेलों का मिलन है ना, प्लाज्मोगेमी, तो ये इसमें हो जाती है, दो वेजिटेटिव सेल आपस में मिल जाते हैं और डिफरेंट जीनोटाइप्स। तो ये चीज में देखने को मिलेगी, सिंपल सा भाई आपस में मिल जाओ, यही हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसके अंदर जो कैरियोगेमिन मियोसिस है टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर व्हिच आर एक्सोजीनसली। इसके अंदर जो बेसिडियोस्पोर है, याद रखेंगे एस्कोमाइसिटीज का जो एस्कोस्पोर था वो कहां था, वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस, अंदर की तरफ प्रोड्यूस था, एंडोजीनसली था। एंड इसका कहां पर है, एक्सोजीनसली है। बेसिडियोस्पोर कहां पर है, एक्सोजीनसली है, और ये मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात ये तुम्हें समझ में आ रही है कि इसके अंदर 4 स्पोर निकल रहे हैं, ठीक है, और एक्सोजीनसली ये प्रोड्यूस हो रहा है। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 हो रहे हैं एक साथ में, ठीक है। जब कैरियोगेमी हुआ उसके बाद मियोसिस हुआ तो इनमें 4 प्रोड्यूस हुए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो नीट में 2 लिखा है तुम 2 पे टिक कर दो। अब आती है हमारी ये मजाक किया क्लास, ठीक है, इसको लोग सीरियसली नहीं लेते, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। और ये इम्परफेक्ट फंजाई है, मतलब इसको बोलते हैं यार तू पता नहीं कौन है यार, इम्परफेक्ट फंजाई कहलाने लायक भी नहीं है, पर क्या करें, इन जैसों को रखना पड़ता है। होते हैं ना ऐसे लोग, तो इनको रखना पड़ता है साथ में, भले ही पसंद नहीं है तो ये वो उनमें से हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। देख केवल खुद ही में खुश हैं ये, जैसे तुम्हारी क्लास में भी ऐसे लौंडे होंगे, खुद ही में खुश हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं, पसंद नहीं है, लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन उनको कोई मतलब भी नहीं है, तो ये उनमें से हैं। इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर ये तुरंत सेक्सुअल अगर इनके अंदर फेस देखने को मिल जाए, मतलब क्लास के बाकी लौंडों के साथ ये मिल गए, तो इनकी कैटेगरी ही चेंज हो जाएगी ना यार दोस्त। ये तो एस्कोमाइसिटीज बन जाएंगे या ड्यूटेरोमाइसिटीज बन जाएंगे। तो इस वजह से इनकी अगर सेक्सुअल फॉर्म हमें डिस्कवर हो जाता है तो दे आर मूव्ड बैक टू द क्लास विच दे बिलोंग, मतलब ये या तो एस्को होंगे या बेसिडियो होंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनके सेक्सुअल स्टेज को हम किसी और क्लास में पढ़ते हो और एसेक्सुअल स्टेज को हम इस क्लास में पढ़ते हो, हमें पता ही ना हो कि वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, और बाद में जब हम रिसर्च कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, तब हमें पता चला कि यार वो तो एक ही बार आदमी था जो इसमें रखा था एज ए सेक्सुअल फॉर्म और उसमें रखा था एज ए सेक्सुअल फॉर्म। तब फिर हम इसको इसकी राइट क्लास में मूव कर देते हैं, मतलब ये मिसलेनियस क्लास है ऑफ फंजाई। इसके अंदर 3 क्या आते हैं, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। 3 कौन से आते हैं एग्जाम्पल, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। डर्मा समझ में आ रहा है, ये डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम करता है इंसानों के अंदर, ट्राइकोडर्मा, ठीक है जी। अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। अब होता है इसके अंदर एसेक्सुअल, तो ये भी कोनिडिया से होता है। एंड इसके अंदर जो हमारा सब मेंबर्स हैं वो सेप्रोफिटिक हैं या पैरासिटिक हैं, या लार्ज नंबर जो है वो डिकम्पोजर्स हैं। और ये काम की चीज करता है, जो लोग कम कम बोलते हैं क्लास में, केवल पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, वही तो काम की चीज करते हैं। तो ये जो सबसे काम की चीज करता है, मिनरल रिसाइकलिंग करता है। अगर ये ना हो तो मिनरल्स रिसाइकल नहीं होंगे तो कोई दुनिया चल नहीं पाएगी। इसका माइसीलम कैसा होगा भैया, क्या इसका माइसीलम फाइकोमाइसिटीज जैसा है? बिल्कुल नहीं, इसका माइसीलम सेप्टेट और ब्रांड है। मतलब कि इस क्लास के लोग का अगर सेक्सुअल फॉर्म पता चलता है तो फाइको में नहीं जाएंगे, या तो एस्को में जाएंगे या बेसिडियो में जाएंगे। अब हमारे चैप्टर 90% कंप्लीट हो चुका है, केवल छोटा सा पार्ट बचा है जो कि वायरसेस। उसके पहले कुछ छोटी बातें जिसके बारे में हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, सब बताऊंगा आराम से, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अंदर जो मेन कहानी ये है कि इसके अंदर यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, मतलब कि अगर कोई भी यूकैरियोटिक होगा, क्लोरोफिल होगा, तो इसके अंदर रख दिया जाएगा चुपचाप। ज्यादा मल्टीसेलुलर भी होना चाहिए, हालांकि एल्गी के साथ एक्सेप्शंस भी हैं। तो मतलब वही है कि हर किसी की इतनी बाउंड्री डिफाइन नहीं होती। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स है, जैसे कि ब्लैडरवॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रिप और कस्कुटा, जो कि एक पैरासाइट है। तो ये लोग क्या है, दूसरों का खून चूसते हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो कि बाद में बदल गए कि साहब मैं तो क्लोरोफिल हमने छोड़ दिया, मैं करूंगा हेटेरोट्रॉफी। और इनमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल मिलता है, और सेल वॉल मेनली सेलुलोज का मिलता है। ठीक है जी, तो इतनी बात हो गई हमारी कंप्लीट। अब बात करते हैं हम आगे कि इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। देखो, तुम हो, तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं वो भी 2n है, तुम भी 2n हो, सही बोल रहा हूं, दोनों डिप्लॉयड है। क्या ऐसा है कि तुम्हारे बच्चे n पैदा होंगे, हैप्लॉयड तुम्हारे बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे 2n हो गए, फिर उनके बच्चे हैप्लॉयड हो गए? तो ऐसा नहीं होता। इंसानों में सारे लोग 2n होते हैं, एनिमेलिया में सारे लोग 2n होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑल्टरनेशन जनरेशन देखा गया प्लांटी के अंदर कि यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स है, इनके अंदर दो डिस्टिंक्ट फेज देखे गए कि पहले एक बार तो स्पोरोफाइट बनेगा पूरा बढ़िया से 2n, फिर वो जन्म देगा एक बहुत बढ़िया सा n, मतलब कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को। तो ये एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा गया कि एक जनरेशन में तो n हुआ, दूसरे में 2n हुआ, फिर 2n हुआ, n हुआ, 2n हुआ, n हुआ, ऐसे ऑल्टरनेशन देखा जाता है, जो कि ऐसा फिनोमिना है, काफी अचंभित कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है इंसान को कि ये क्या हो गया। अब एनिमल्स पे आ जाते हैं भैया, अब तुम्हारी बात कर लेते हैं। तो ये तो तुम जानते ही हो कि भैया ये हम क्या है, हम हेटेरोट्रॉपिक है, हम यूकैरियोटिक हैं, हम एक डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न है, हम जो है ना खाना नहीं बनाते, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। फिर हमारा जो है ना मोस्ट कैपेबल है, हम दौड़ फिर सकते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे कैसे ना भी करके, और हमारा जो है इंटरनल कैविटी में फूड डाइजेस्ट होता है और रिजर्व हो सकता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सेल वॉल लैक करते हैं, सिंपल बातें हैं। अब वायरस की बात करते हैं, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा आते हैं। देखो, वायरस इज अ थिंग जिसके बारे में मैंने लिविंग वर्ल्ड में बताया था, पर आज मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा डिस्क्रिप्टिवली। वायरस ना एक बहुत शानदार चीज है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तुम सोचो, वायरस एक वो कनेक्टिंग है, एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है कि कैसे वो उस पे आरएनए है, डीएनए है, उस पे एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की एक लेयर है। ये एक वायरस होता है। इनिशियली जब वो बाहर है, सेल के बाहर है, तो हम उसको लिविंग नहीं बोल पाते, क्योंकि वो एक प्रोटीन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इनर्ट स्ट्रक्चर है, वो कुछ नहीं कर सकता अपने बलबूते पे। लेकिन जैसे ही वो एक सेल से टकराता है और उसके अंदर वो घुस जाता है, उसके बाद वो सब कुछ कर सकता है। इट कैन हाईजैक द होल सेल एंड मेक इट टू मेक एंड टेल इट टू मेक हिज प्रोटीन्स एंड टेल कि भाई तुम भाड़ में जाओ, ये होस्ट को हटाओ, तो मेरी प्रोटीन बनाओगे, मेरे बच्चे पैदा करोगे। सेल को हाईजैक कर लेता है। मतलब कि वो एक ऐसी चीज है, देखो, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, खुद के बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो लिविंग हो रहा है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है एक तरीके से, मतलब खुद को बना रहा है, खुद की कॉपीज बना रहा है, जिसके वजह से वो जिंदा है, नहीं तो खत्म हो चुका होता, विलुप्त हो चुका होता इस दुनिया के में से। मतलब कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आपस में मिले इवोल्यूशन के दौरान, केमिकल प्रोसीडिंग्स के दौरान, कि वो खुद को बार बार प्रोड्यूस कर पा रहे हैं दूसरों के अंदर घुस के, और जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो वो इनर्ट हो जाते हैं, वो किसी काम के। तो ये एक वायरस है, और ये मुझे बहुत मतलब इंटरेस्ट देता है कि ये क्या चीज है। तो इसी बातों में हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए कि नाइदर लिविंग नॉन लिविंग नॉन लिविंग दे बिकम इन्फेक्शियस। ये सब बातें मैं यहाँ पे तुम्हारी जितनी भी तुम्हें कहानी सुनाई, तो ये मैंने क्लियर कर दी कि क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आउटसाइड लिविंग। अब ये बात रखना है कि विटेकर जो थे, इन्होंने वायरस, विराइड्स, प्रियन
के बारे में कुछ भी बात नहीं करी इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में, इसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है या नहीं है। मतलब व्हाट इज लिविंग में जो हमने चर्चा करी थी ना, वहीं पर हम घूम के आ जाते हैं वायरस को लेके। किसको बोले या नहीं बोले ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है। तुम बताओ भाई, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तो ये वायरस के बारे में पता कैसे चला भैया हमें? तो क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे हमारे, क्या नाम था उनका, डिमित्री इवानोवास्की, 1982 में। उन्होंने देखा यार कि यार ये कुछ तो है, ये लोचा, कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि ना मोजाइक डिजीज करा रहे हैं टोबैको के अंदर। कौन सी डिजीज? मोजाइक डिजीज। किसका सवाल है? नीट का। कि ये हमारे इवानोवास्की, डिमित्री इवानोवास्की, रशियन आदमी, 1982 में देखते हैं कि यार साला ये ना मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको हो रहा है। मैं पता लगाता हूं क्यों हो रहा है ये। तो वो पता लगाते हैं तो वो ये पाते हैं कि साला ये जो बैक्टीरिया को फिल्टर करने की छलनी है मेरी, उससे भी पास थ्रू हो रहे हैं ये। बैक्टीरिया से भी छोटे हैं ये, कोई तो बीमारी है, कोई तो ऑर्गेनिज्म है ये, कोई तो माइक्रोब्स हैं जो बैक्टीरिया के फिल्टर को भी क्रॉस कर पा रहे हैं, जिस फिल्टर से बैक्टीरिया भी मूव नहीं कर सकता। तो बड़े परेशान हो गए यार ये क्या चीज है। अब इसके आगे एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला, एम.डब्ल्यू. बिजरिंग, 1898, मतलब कि 6 साल बाद, उन्होंने बोला कि यार एक काम करता हूं मैं, ये जो फ्लूइड है ना, ये जो बैक्टीरिया को पास करा ये फ्लूइड, और बैक्टीरिया का फिल्टर लगा के पास करा और फिर वो फिल्टर भी काम नहीं कर रहा, हो सकता है फ्लूइड ही बीमार हो कुछ, क्योंकि इस फ्लूइड को जब भी मैं छिड़कता हूं फिर से टोबैको के हेल्दी प्लांट पे, तो उसमें भी ये डिजीज हो जाती है। मतलब फ्लूइड में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो है ये लोचा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम इस फ्लूइड को नाम दे देते हैं कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि कंटेजियस फ्लूइड है, ये एक फ्लूइड है जिसमें कुछ बीमारी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर जो हमारे स्टैनली साहब आए 1935 में, क्या नाम था? WM स्टैनली। याद रखना, WM और M.W. याद रहेगा क्या? M.W. पहले और W क्योंकि इंग्लिश में बाद आता है तो WM बाद में। स्टैनली साहब ने बोला कि यार एक काम करता हूं मैं, इस फ्लूइड को ना फ्रिज में ले जाता हूं, अब मैं फ्रीजर में जाके जमाऊंगा, इसकी कुल्फी खाऊंगा। ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये फ्रीजर में ले जाके इसको मैं क्रिस्टलाइज करता हूं, उसमें निकालता हूं इस फ्लूइड में है क्या एक्चुअली में, और पाया कि वो जो चीजें हैं अंदर, तो उसमें क्रिस्टल्स हैं जो कि लार्जली ऑफ प्रोटीन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं जो कि प्रोटीन के बने हैं, और ये ही कुछ ना कुछ बीमारी करा रहे हैं। तो तब जाके डिस्कवरी हुई कि यार ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं दुनिया के अंदर जो कि सेल के नहीं बने, लेकिन ये बीमारी कॉज कराते हैं और ये दूसरे सेल्स को परेशान करते हैं, लिविंग बींग्स को परेशान करते हैं। और ये समझे कि वायरस क्या होता है, क्या होता है? इनर्ट आउटसाइड, ऑब्लिगेट पैरासाइट। किसी भी वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, और एक प्रोटीन कोट होता है जो उसको सराउंड करता है। इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है ये इन्फेक्शियस होता है, ये प्रॉब्लम्स कॉज कराता है। प्रोटीन कोड इज जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट जेनेटिक मटेरियल, इट इज नॉट इन्फेक्शियस, इट डोंट गो इनसाइड द बैक्टीरिया और एनी कंसर्न्ड सेल। अब भैया प्रोटीन कोड की बात कर रहे हो आप, कैप्सोमियर्स बोला जाता है उस प्रोटीन कोड को। तो ये जो टोबैको मोजाइक वायरस की अपन बात कर रहे थे वो यही था, इतनी देर से अपन इसी के पीछे पड़े थे। ये वायरस को तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यार इधर तो कुछ मटेरियल है, कुछ जेनेटिक मटेरियल है ना, कुछ जेनेटिक मटेरियल है, और इसके ऊपर एक कोट है जो कि प्रोटीन का बना है, इसको हमने कैप्सोमियर नाम दिया। तो ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए है, आरएनए? बताओ जरा। तो याद रखेंगे कि प्लांट को केवल और केवल आरएनए ही इन्फेक्ट करता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब इसमें क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है टोबैको मोजाइक वायरस में। ये नीट का डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है। और ये जो दूसरा प्राणी आप देख रहे हो ये कौन है? ये हमारा है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया के अंदर अपनी दुबक्के
यहाँ पे इसके हेलिकल होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का बना है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। कौन सा? याद रखेंगे, बैक्टीरिया ऑलवेज गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज विच हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और ये क्या करता है, जब बैक्टीरिया पे चढ़ता है ऐसे चढ़ के और नीचे से पुंगी बजाता है, ऐसे आके इंजेक्ट कर देता है अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर। तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो अपन समझ लेते हैं कि भैया क्या है। तो ये जो ऊपर एनसीईआरटी ने बोला कि ये क्या है, इसका सिर दिख रहा है क्या, ये होता है इसका हेड। फिर ये क्या है, इसकी कॉलर है, डी क्या है, इसकी कॉलर है, और ये क्या है, इसकी शीथ है। और फिर ये पैर हो गए, तो इनको पैर बोलते हैं क्या, लेग्स बोला क्या, लेग्स नहीं बोला, याद रखेंगे, इनको बोला टेल, टेल फाइबर्स, टेल फाइबर्स। हो सकता है एनटीए बोले लेग फाइबर बोलते हैं या लेग्स बोलते हैं, तो याद रखेंगे दे आर नॉट लेग्स, दे आर टेल। और टोबैको मोजाइक वायरस हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये भी हम याद रखेंगे। दिख रहा है क्या सिंगल स्ट्रैंड इसका? बिल्कुल दिख रहा है सर। मजा आया क्या? आगे और पढ़ते हैं। अब वायरस क्या क्या बीमारी कराता है, सिंपल है, रटना है, कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले ये एड्स कराता है ह्यूमंस में, मम्प्स कराता है, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स कौन कराता है? एचआईवी। मम्प्स, स्मॉल पॉक्स के वायरस अलग अलग, हर्पीस वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, सिंपल। इसके बाद प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में क्या कराएगा, मोजाइक फॉर्मेशन कराएगा। मैंने अभी बताया आपको टोबैको मोजाइक वायरस क्या करेगा, मोजाइक, मुजायक जैसा दिखने लगता है टोबैको। टोबैको कैसा? मुजायक। मुजायक तुमने देखी है अपने घरों में, मुजायक होती है, पुराने घरों में मुजायक होती थी। मुजायक मतलब होता है कि ऐसे ऐसे ना छोटे 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 इस तरीके से डॉट्स, समझ गए। लीफ रोलिंग करा देता है, लीफ जो है आप रोल कर जाती है, कर्लिंग करा देता है लीफ की, येलोइंग हो जाती है वेन की, या वेन क्लियरिंग हो जाती है, वेन साफ हो जाती है, डार्फिज्म करा देता है, या फिर स्टंटेड ग्रोथ करा देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये हमारे प्लांट में कराता है। कैसे सवाल आया क्या भैया? नहीं आया अभी तक तो, पर ह्यूमन वाले से आ सकता है नीट के अंदर। अब वायरस से भी पहले और बुजुर्ग पैदा हुए, मतलब ये हमारे सबसे 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 पुराने बुजुर्ग है। कौन दो? एक है हमारे वायरस और ये प्रियॉन्स। ये है क्या भैया? तो वायरस तो एक ऑर्गेनिज्म था, मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं बोलना चाहिए, बट एक बला थी जो कि जिसके अंदर कुछ डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता था और जो कि कवर्ड होता था बाय अ प्रोटीन। अब ये भाई साहब आए, इनको डिस्कवर किया टीओ डायनर साहब ने। कब? 1971 में, अभी अभी की बात है। और ये पता चला कि ये वायरस की छलनी से भी गो थ्रू हो गए, मतलब वायरस की छलनी बनाई जिससे वायरस नहीं जा सकते, उससे ये निकल गए, मतलब स्मॉलर देन वायरस है। ये नीट का सवाल है। और ये कराते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी, याद रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पीटीएसडी अलग होता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है वो। तो पीएसटीडी मतलब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कराते हैं, नीट का सवाल है। और ये क्या है? सिंपल फ्री आरएनए, फ्री डीएनए है क्या ये? नहीं, इट इज जस्ट अ फ्री आरएनए, एक जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ये है बस, सिंपल, कुछ भी नहीं। मतलब तुम कितनी सिंपलिसिटी है इस चीज के अंदर कि सिंपल आरएनए है, इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं होता जैसे वायरस के अंदर आता है। एंड द आरएनए ऑफ विरोइड, इसका जो आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का देखा गया कंपेयर टू अस। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। मतलब सोचो एक आरएनए का टुकड़ा बीमारी करा रहा है, एक आरएनए का टुकड़ा, मतलब कि लाइफ और बीमारी कराने वाला, तो कुछ बुरा इंसान नहीं है, तो बेचारा अपना काम कर रहा है। ये तो एक मॉलिक्यूल का गुच्छा है जो गलती से जब टकराता है किसी सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर चले जाता है, तो वहां पर ये ऐसे जीन्स प्रोसेस करता है कि वो सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपने प्रोटीन बनवाता है। मतलब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है बस इस आरएनए के टुकड़े के अंदर। मतलब सोचो जो इवोल्यूशन के थ्रू ऐसे बहुत सारे आरएनए के टुकड़े बने होंगे, बहुत सारे, वो जाते होंगे अंदर, लेकिन कभी भी वो रिप्रोडक्शन नहीं करा पाते होंगे खुद का। पर ये ऐसा टुकड़ा है जो कि रिप्रोड्यूस करवा देता है खुद को, जब भी किसी सेल से मिलता है तो खुद की कॉपीज बनवा देता है।
तो इसी वजह से ये जिंदा है, इसी वजह से बीमारी कर पा रहा है और खुद का अस्तित्व बना पा रहा है, नहीं तो अस्तित्व ही नहीं होता इस चीज का। मैं आपको फील कराना चाहता हूं कितनी ब्यूटी है इस चीज के अंदर, हाउ मच ब्यूटीफुल इज बायोलॉजी। अब इससे भी और ज्यादा ब्यूटीफुल चीज देखते हैं, वो होता है प्रियॉन्स। ये क्या बना है भैया? तो ये तो साहब आप देखो, ये प्रोटीन का टुकड़ा है, आरएनए का भी टुकड़ा नहीं है ये, इट इज जस्ट अ सिंपल प्रोटीन। और ये लोगों को पागल कर रहा है, मैड काउ डिजीज, मैड काउ, गाय पागल हो जाती है अगर ये टुकड़ा पहुंच गया तो। ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कराता है, और केवल गाय को नहीं, इंसान को भी पागल करा देता है, क्रूइट्सफील्ड जैकब सिंड्रोम करा देता है। एक प्रोटीन का टुकड़ा, सोचो एक प्रोटीन का टुकड़ा जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन है, जिसकी फोल्डिंग गलत हो गई, बस जिसकी मात्र फोल्डिंग गलत हो गई, और ये जो है बीमारी कराता, पागल कराता। तो छोटो, कितनी छोटी से छोटी चीज, बोलते हैं ना छोटे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सब समझो ये तो कितने छोटे हैं, ठीक है। तो प्रियॉन क्या कराता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज कराता है, जैसे कि क्रूइटफील्ड जैकब सिंड्रोम, जो कि एक एनालोगस बीमारी है कंपेयर टू मैड काउ डिजीज। इसमें इन दोनों, इसमें मतलब जो मैड काउ डिजीज जो प्रोटीन कराता है, वही प्रोटीन जब इंसानों में चले जाता है तो क्रूइटफील्ड जैकब सिंड्रोम कराता है, जो कि इसमें इंसान पागल हो जाता है। और मैड काउ डिजीज जो कि स्पॉन्जिफॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है, इसके अंदर गाय पागल हो जाती है। पर एक बात याद रखेंगे, इसका जो साइज है ना, वो वायरस से छोटा नहीं होता, ये सिमिलर होता है, वायरस के साइज के सिमिलर होता है, क्योंकि प्रोटीन है। तो प्रोटीन का साइज तो ऑलवेज लार्ज, और आरएनए का साइज इज ऑलवेज स्मॉल, ठीक है। अब आते हैं लाइकेन के ऊपर। तो मैंने आपको लाइकेन समझाया था अच्छे से, शॉर्ट में बता देता हूं। लाइकेन जैसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एल्कल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट बोला जाता है, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोला जाता है, जो कि हेटेरोट्रोपिक होता है, और एल्कल कंपोनेंट अपना ऑटोट्रोपिक होता है। एल्कल जो है वो फूड बनाती है फंजाई के लिए, और फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करेगा कि यार मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, कोई भी आदमी तुम्हें नहीं मार पाएगा। अब अगर कोई आएगा लड़ने तो सबसे पहले उसको मेरे थ्रू जाना पड़ेगा, मेरे थ्रू गुजरना पड़ेगा, ये फंजाई दावा देता है ना। मतलब फंजाई अगर हम देखें कॉमन सिनेरियो में, एक सोसाइटी सिनेरियो में, फंजाई है पापा, कि मैं तुम्हारे लिए एब्जॉर्ब करूंगा मिनरल, है ना, मिनरल ला के दूंगा और तुम्हारे को शेल्टर प्रोवाइड करूंगा। एलगी है मम्मी, कि वो घर पे खाना बनाएगी, ठीक है। अब ये जो है ना, याद रखना कि ये जो मम्मी पापा हैं, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं रहते, इनको रहना भैया एकदम स्वच्छ हवा में, दिल्ली में नहीं रहेंगे। तो ये जो है गुड इंडिकेटर्स है पॉल्यूशन के। स्पेशली SO2 से इनको नफरत है, जहां भी SO2 मिलेगा वहां पे लाइकेन नहीं बनेगा, और इससे साफ साफ पता चल जाता है कि किस देश में पॉल्यूशन है और किस देश में नहीं है। इसके बाद हम आपको बोलते हैं प्रणाम, थैंक यू सो मच आने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए और हमसे पढ़ने के लिए। मैं हूं डॉक्टर पार्थ गोयल, यहाँ से आपको वादा करता हूं कि आपको नीट में सिलेक्शन करवा के ही लेके जाऊंगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर लेना, बायो है, क्वेश्चंस सब कुछ वहां पे तुम्हें फ्री में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, मेरे चीतों मचाते रहो, फोड़ते रहो, इस बार तो नीट निकाल के ही रहेंगे, तुम बस लगे रहना।